तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की ओरिजिन स्टोरी को एक बार फिर से देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक है और आज की वीडियो में हम फिर से देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो आखिरकार ईवल बनने पर मजबूर क्यों हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने, और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। उन्हें ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि उनकी स्टोरी आप लोगों को कितनी पसंद आ रही है। आज की मूवी वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने मूवी वीडियो पर आते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेजिटा एक जगह पर खड़ा होता है और ये प्लेनेट होता है बीरस का। वेजिटा किसी को हवा में देख रहा होता है और वो शख्स होता है गोकू। गोकू बहुत ही स्पीड में हवा में ट्रेनिंग कर रहा होता है और इस वक्त वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होता है। वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में बहुत ही कामली वेजिटा की तरफ देखता है और बोलता है, वेजिटा, अब तुम्हारी मेरी स्पीड के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा अल्ट्रा ईगो इसकी बराबरी कर सकता है? हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस आराम से लेट के गोकू को देख रहे होते हैं। वेजिटा गोकू की बात पे हंसता है और बोलता है, कैकारोट, क्या तुम इसे स्पीड कहते हो? मैं अपनी बेस फॉर्म में हूँ और मैं तुम्हारी स्पीड को अभी भी देख सकता हूँ। अब खेलना बंद करो। तुम्हें पता है कि लॉर्ड बीरस हमें देख रहे हैं। लॉर्ड बीरस गोकू को देखते हुए कुछ सोच रहे होते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये सैयन सच में लाजवाब है। जब मैं इसे पहली बार मिला था उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में इसकी मूवमेंट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुकी हैं और इसकी ताकत को देख के मुझे यंग बीस की याद आती है। वेजिटा लॉर्ड बीरस की तरफ देख रहा होता है क्योंकि लॉर्ड बीरस कुछ भी नहीं बोल रहे होते। वेजिटा बोलता है, लॉर्ड बीरस, आपके चेहरे पर स्माइल क्यों है? कहीं आप इस जोकर से सच में इंप्रेस तो नहीं है? यामचा भी सुपर स्पीड का इस्तेमाल कर सकता है। कैकारोट को सिर्फ शो ऑफ करने की आदत हो गई है। एक बारी बस उसे नीचे आने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि असली सुपर स्पीड क्या होती है। वेजिटा के बोलने के बावजूद भी लॉर्ड बीरस उस पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वेजिटा बोलता है, बेवकूफ़ बिल्ली, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरे मास्टर हो और तुमने मुझे अभी तक एक भी चीज़ नहीं सिखाई है जब से मैंने अपनी इस नई फॉर्म को अचीव किया है। मानना पड़ेगा कि तुम एक बहुत ही महान टीचर हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने सिर्फ मुझे इसलिए सिखाना बंद कर दिया है ताकि मैं कहीं तुम्हें सरपास ना कर दूं। इसके बाद वेजिटा आसमान में गोकू की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है, कैकारोट, नीचे आओ ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मेरी ट्रेनिंग का क्या रिजल्ट आया है। अगर तुम उन चीज़ों को ट्रेनिंग कह सकते हो जो बीरस ने मुझे सिखाई हैं। लॉर्ड बीरस आखिरकार वेजिटा की तरफ ध्यान देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने में इसलिए आलस कर रहा हूँ ताकि तुम कहीं मुझे सरपास ना कर दो? मुझे तो ये बात सुनकर ही हंसी आ रही है। तुम मेरे लिए उतने ही बड़े खतरे हो जितना तुम्हारे फादर मेरे लिए खतरा थे। इसके बाद लॉर्ड बीरस आखिरकार खड़े होते हैं और उनके चेहरे पे एक बहुत ही ईवल स्माइल होती है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि लगता है मेरे खड़े होने का समय आ गया है। वैसे भी लेटे लेटे मेरी कमर अकड़ गई थी। लगता है मुझे थोड़ा सा वार्म अप करने की ज़रूरत है। अपनी इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज को अब भूल जाओ। अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी और तुम्हारी ये ट्रेनिंग कोई और नहीं, तुम्हारा फेवरेट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लेगा। उस दूसरे सैयन को भी नीचे बुला लो। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि हम लोगों में अभी भी कितना बड़ा डिफरेंस है। वेजिटा के चेहरे पे हल्की सी घबराहट आ जाती है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं, पर फिर भी वो कैकारोट को आवाज़ लगाता है और बोलता है, कैकारोट, यहाँ नीचे आओ। प्लान्स थोड़े से बदल गए हैं। लगता है लॉर्ड बीरस हमें ट्रेन करना चाहते हैं और पता नहीं क्यों इस ट्रेनिंग में तुम भी इंक्लूडेड हो। गोकू अभी भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है और जैसे ही वो वेजिटा की बात सुनता है वो काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है, क्या लॉर्ड बीरस हमें ट्रेन करना चाहते हैं? गोकू अपने मन में सोचता है कि अगर मैं लॉर्ड बीरस के साथ ट्रेन करता हूँ तो क्या वो वीस के साथ चीटिंग होगी? वैसे ये बात थोड़ी सी अजीब है। लॉर्ड बीरस ने आज तक हमें ट्रेन करने के लिए ऑफर नहीं किया है और वैसे मुझे लग रहा था लॉर्ड बीरस सो रहे हैं, क्या वो जाग गए? तभी एकदम से गोकू नोटिस करता है। वो देखता है कि लॉर्ड बीरस जाग चुके हैं। वो लॉर्ड बीरस को देख के समझ जाता है कि उनके दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा है। वो बोलता है कि वेजिटा मजाक नहीं कर रहा था, बीरस सच में किसी और मूड में है। मैंने लॉर्ड बीरस को ऐसा तब से नहीं देखा है जब से वो धरती पर आए थे और उन्होंने मेरे साथ फाइट करी थी। तभी गोकू थोड़ा सा और सोचता है और उसके चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि लगता है लॉर्ड बीरस को एक रीमैच चाहिए। मैंने पिछली बारी अपनी सुपर सेयन गॉड की फॉर्म में लॉर्ड बीरस को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। इस बारी अगर मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करूँ तो हो सकता है मैं लॉर्ड बीरस को पूरी तरीके से हरा दूँ। इसके बाद गोकू खुश होता हुआ ज़मीन पर उतरता है और वेजिटा के पास जाके खड़ा हो जाता है। वो दोनों लॉर्ड बीरस को देख रहे होते हैं। वो वहाँ आकर लॉर्ड बीरस से बोलता है कि लॉर्ड बीरस, तो आप क्या करना चाहते थे? मुझे नहीं लगता कि अब मुझे और वेजिटा को एक तरीके की ट्रेनिंग से फ़ायदा होगा। अब जब मैंने और वेजिटा ने दोनों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए हैं ताकतवर बनने के लिए। हाँ, अगर आप अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बात अलग है। मुझे लगता है कि आप मुझसे और वेजिटा से फाइट करना चाहते हैं।
अगर ऐसा है तो मैं आपसे पहले लड़ना चाहूँगा। तभी एकदम से वेजिटा गुस्से में बोलता है कि काकारोट, इसके बस सपने देखो। पहली बात ये है कि तुम ऑलरेडी लॉर्ड बीरस का सामना कर चुके हो और हार भी चुके हो, और दूसरी बात, मैं आधे घंटे से तुम्हें उड़ते हुए देख रहा हूँ जैसे तुम कोई बेवकूफ़ मुर्गी हो। इसीलिए अब लॉर्ड बीरस से लड़ने की मेरी बारी है। बीरस आ जाओ। बीरस को गोकू और वेजिटा की बात सुन के काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों को लगता है कि वो लॉर्ड बीरस को हरा सकते हैं। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि लगता है तुम दोनों साइंस भूल चुके हो कि तुम लोग क्या हो। तुम दोनों के पास फिलहाल जितनी ताकत है तुम दोनों मेरा सामना कभी भी नहीं कर सकते। फिलहाल मैं तुम दोनों से लड़ने में ही बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर हाँ, मेरे दिमाग में एक साइंस ज़रूर है जिससे मैं लड़ना चाहूँगा। इसके बाद लॉर्ड बीरस गोजिटा वर्सेस ब्रोली की लड़ाई को याद करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं उस सैयन से लड़ना चाहता हूँ जिसने ब्रोली को हराया था। वीस ने मुझे बताया था कि उस सैयन के अंदर इतनी ताकत थी जो असल में मुझे चैलेंज कर सकती थी। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि वो ताकतवर सैयन तुम दोनों बेवकूफ़ों की फ्यूजन से बनता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आगे बढ़ो और अपना वो अजीब सा डांस शुरू करो। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वेजिटा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि वो फ्यूजन डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पर गोकू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। गोकू इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है क्योंकि वो गोजिटा की ताकत देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। गोकू बोलता है, वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। वेजिटा फ्यूजन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो बोलता है, बीरस, क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम हम दोनों के साथ एक साथ नहीं लड़ सकते? मैं इस जोकर के साथ अपनी बॉडी शेयर नहीं करना चाहता। मैंने ये खुद से वादा किया था। गोकू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो बोलता है, लॉर्ड बीरस, अगर आपको लगता है कि आप गोजिटा को संभाल सकते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस इमेजिन करके देखो, अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दोनों एक साथ होके कैसे लगेंगे। लॉर्ड बीरस स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, इमेजिन करके देखो। पर हाँ, मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ कि इस ट्रेनिंग के ऑफ़र के लिए एक टाइम लिमिट है। तुम लोगों के पास अब 5 मिनट हैं ताकि तुम लोग गोजिटा में बदल सको। उसके बाद मैं सोने जा रहा हूँ। अब जल्दी करो, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। गोकू एक्साइटेड होकर वेजिटा से बोलता है, वेजिटा, तुमने लॉर्ड बीरस को सुना ना? चलो डांस शुरू करते हैं। मैं लेफ़्ट की तरफ जाता हूँ और तुम राइट की तरफ जा सकते हो। वेजिटा गुस्से में बोलता है, काकारोट, ये बात भूल जाओ, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, तो तुम ये बात सोचना भी मत। मैं तुम्हारे साथ बॉडी फिर से ज्वाइन नहीं करने वाला, वो भी सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए। अगर दुनिया को बचाने की बात होती तो बात अलग थी, पर सिर्फ बीरस के साथ ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं। अगर बीरस का यही ऑफ़र है तो मैं अकेले ट्रेनिंग करना ज़्यादा पसंद करूँगा। गोकू वेजिटा से रिक्वेस्ट करने लग जाता है और बोलता है, वेजिटा प्लीज़, बस एक बारी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बारी हम किसी बुरे इंसान से लड़ेंगे तो हमें फ्यूजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जब तुम्हारे पास तुम्हारी नई फॉर्म अल्ट्रा ईगो आ गई है, बस एक आखिरी बारी मेरी बात मान जाओ। वेजिटा बोलता है, बेवकूफ़ जोकर, तुम हमेशा यही करते हो। पर वेजिटा ना चाहते हुए भी बोलता है कि चलो ठीक है, मैं ये सिर्फ एक बारी करने वाला हूँ ताकि मैं इस बीरस को हारता हुआ देख सकूँ। इसके बाद वेजिटा अपनी आंखें बंद करता है और एकदम से अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके चारों तरफ से पर्पल रंग का ऑरा निकलने लग जाता है। गोकू वेजिटा की तरफ देख के स्माइल करता है और बोलता है, वेजिटा, मैं यही चाहता था, थैंक्स, मैं ये एहसान याद रखूँगा। लॉर्ड बीरस के चेहरे पे भी स्माइल होती है। वो बोलते हैं कि ये तो काफ़ी कमाल की बात है। ये लोग मान गए। इसके बाद गोकू और वेजिटा थोड़ी दूरी पे खड़े हो जाते हैं और आखिरकार अपना फ्यूजन डांस शुरू करते हैं और आखिरकार उनका फ्यूजन पूरा हो जाता है, जिसके बाद हमें अल्ट्रा गोजिटा देखने को मिलता है, जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही गोजिटा सामने आता है वो बोलता है कि मैं हूँ अल्ट्रा गोजिटा। हम देखते हैं कि गोजिटा के बाल वाइट और पर्पल रंग दोनों के होते हैं, यानी कि वो इस वक्त दोनों फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है। गोजिटा के अंदर से पर्पल रंग का ऑरा निकल रहा होता है, जो कि हम जानते हैं कि डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। जैसे ही गोजिटा का जन्म होता है उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। वो बोलता है, बीरस, चलो शुरू करते हैं। जैसा कि तुम जानते होगे, इस फ्यूजन में मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता। गोजिटा एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फाइटिंग पोज ले लेता है। गोजिटा लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला लग रहा होता है। वो बोलता है, बीरस, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितने लंबे समय से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। पिछली बारी जब तुम धरती पर आए थे तब हमने फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर पिछली बारी हमने फ्यूज़ किया होता तो चीज़ें शायद पूरी तरीके से अलग होती, पर अब उस गलती को सही करने का समय आ गया है। तो तुम अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम सामना करने वाले हो यूनिवर्स के सबसे ताकतवर सैयन का। गोजिटा को देख के बीरस को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलता है, क्या? अगर तुम होते तो पिछली बारी चीज़ें अलग तरीके से होती। लगता है तुम उन दोनों से भी ज़्यादा बकवास करते हो। अब अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फ़ाइट शुरू करो। तुमने अभी मुझे कहा ना कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आ जाओ। पर मॉर्टल, एक बात का ध्यान रखना कि मुझे डिसअपॉइंट मत करना। अगले ही पल हम देखते हैं कि गोजिटा एकदम से बीरस के पास पहुंच जाता है
और उसे एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। गोजिटा बोलता है कि चिंता मत करो बीरस, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। गोजिटा की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि बीरस भी बिल्कुल हैरान रह जाता है और उसकी किक से बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है। गोजिटा की स्पीड इतनी ज़बरदस्त थी कि बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी हैरान रह जाता है और गोजिटा की किक की वजह से उसे बहुत ही ज़बरदस्त धक्का लगता है। पर तभी एक बारी फिर से बीरस नोटिस करता है कि गोजिटा उस तक पहुंच गया है और गोजिटा के चेहरे पे स्माइल है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये फाइट उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। बीरस को देख के पता चल रहा होता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। गोजिटा बोलता है लॉर्ड बीरस, अब ये मत बोलना कि उस किक की वजह से आपको चोट लग गई, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए थोड़ी सी शर्म की बात होगी कि आपको हराने के लिए हमें फ्यूज़ करना पड़ा। आपको ऐसा नहीं लगता? बीरस बोलता है मॉर्टल, लगता है तुम भूल चुके हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुम दोनों बच्चों को दिखा दूं कि हकाए होने का मतलब क्या होता है। अब तुम दोनों यहाँ पर आओ। जैसे ही लॉर्ड बीरस ये बोलते हैं हम देखते हैं कि गोजिटा एकदम से लॉर्ड बीरस तक पहुँच जाता है और उनके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। लॉर्ड बीरस को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने गोजिटा की ताकत को कम समझ लिया था, पर अब वो समझ चुके हैं कि गोजिटा उनके लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। गोजिटा के चेहरे पे अभी भी स्माइल होती है और वो फिर से लॉर्ड बीरस को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। वो बोलता है लॉर्ड बीरस, अभी तो आपने कहा कि मैं आ जाऊं, लो मैं आ गया। क्या आप तैयार नहीं थे? बिल्ली, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? बीरस, सच में तुम मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हो। ये फाइट मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा आसान है। गलती से ये सोचने की कोशिश मत करना कि तुम मुझे ट्रेन करोगे, बल्कि ठीक इसका उल्टा होगा। लगता है मेरे से ज़्यादा तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि बीरस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसका पारा फटने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी करने की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम लोग शायद भूल गए हो कि तुम लोग किससे बात कर रहे हो। अगले ही पल हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस के चेहरे से गोजिटा का हाथ हट जाता है और लॉर्ड बीरस ने गोजिटा के हाथ को पकड़ रखा होता है। लॉर्ड बीरस गोजिटा से बोलते हैं कि सैयन, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है। तुमने अभी तक मुझे कुछ ही बार हिट किया है, जो सारे के सारे हिट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। तुम्हें क्या लगता है कि एक देवता को हराने के लिए इतनी सी ताकत काफ़ी होगी? इस तरीके से तुम एक देवता के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है मॉर्टल। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मुझे हिस्ट्री का सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों कहा जाता है। जैसे ही लॉर्ड बीरस ये बोलते हैं उनके शरीर में से बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा निकलने लग जाता है और गोजिटा इस ऑरा को महसूस करके बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है बीरस, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? इतना ज़बरदस्त ऑरा कहाँ से आ रहा है? जैसे ही गोजिटा के चेहरे पे डर का एक्सप्रेशन आता है हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस के चेहरे पे एकदम से स्माइल आने लग जाती है और वो बहुत ही ईवल तरीके से स्माइल कर रहे होते हैं। जैसे जैसे बीरस का गुस्सा बढ़ रहा होता है हम देखते हैं कि उसकी ताकत भी लगातार बढ़ रही होती है और आखिरकार बीरस की ताकत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि गोजिटा एकदम से घबरा जाता है और एकदम से अपनी जान बचाने के लिए लॉर्ड बीरस से बहुत दूर पहुंच जाता है। बीरस गोजिटा का हाथ जानबूझ के छोड़ देते हैं ताकि वो गोजिटा को दिखा सके कि गोजिटा को हराने के लिए उन्हें उसका हाथ पकड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। गोजिटा डर के मारे कँपकँपा रहा होता है। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर लॉर्ड बीरस इतने ज़्यादा ताकतवर कब हो गए? क्या उन्होंने हमेशा से ही इतनी ज़्यादा ताकत को छुपा रखा था? गोजिटा बोलता है कि अच्छा, तो ये होती है एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत। हम देखते हैं कि गोजिटा को डरते हुए देख के लॉर्ड बीरस के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। उनके शरीर में भले ही ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पर उनके चारों तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त पर्पल ऑरा निकल रहा होता है। लॉर्ड बीरस गोजिटा से बोलते हैं कि चलो गोजिटा, अब असली फाइट को शुरू करते हैं। मुझे दिखाओ कि तुम दोनों सैयंस की कंबाइंड ताकत आखिर कितनी है, जो दोनों सैयंस को खुद गॉड्स और एंजल्स ने ट्रेन किया है। तुम्हें सच में खुद पे गर्व होना चाहिए। तुम दुनिया में सिर्फ दूसरे हो, कुटेला के अलावा आज तक इस फॉर्म को किसी ने भी नहीं देखा। गोजिटा को जैसे ही लॉर्ड बीरस की असली ताकत का पता चलता है वो एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि अब हंसी मजाक का समय ख़त्म हो चुका है। गोजिटा एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि बीरस, हम तुम्हें कब सरपास कर पाएंगे। गोजिटा समझ चुका है कि वो बीरस को फ़िलहाल नहीं हरा सकता। वो खुद से बोलता है कि मुझे इस फाइट को जल्दी से ख़त्म करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एक आखिरी अटैक जिसमें मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। चलो शुरू करें। गोजिटा एकदम से एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है। दूसरी तरफ हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं, वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना रहे होते हैं। लॉर्ड बीरस के हाथ में जो एनर्जी होती है वो हकाए की एनर्जी होती है, जो कि उनके हिसाब से गोजिटा को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। गोजिटा इस वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि लॉर्ड बीरस के चेहरे पे स्माइल है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि आखिरकार
मुझे एक ऐसा चैलेंज मिल गया है जिसका इंतज़ार मैं इतने सालों से कर रहा था। लगता है आखिरकार मेरा समय आ गया है। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और गोजिटा दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं। हम देखते हैं कि दोनों के पंचेस टकराते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी निकलती है। ये धमाका इतना ज़बरदस्त था कि ये सिर्फ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्लैनेट ही झेल सकता है। अगर कोई आम प्लैनेट होता तो शायद वो कब का धूल में मिल जाता। पर तभी हम देखते हैं कि गोजिटा ने इस पंच में इतना ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया होता है कि गोकू और वेजिटा दोनों डिफ्यूज़ हो जाते हैं और धमाका ख़त्म होने के बाद लॉर्ड बीरस का हाथ हवा में ही रह जाता है। लॉर्ड बीरस बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ। डिफ्यूज़ होने के बाद गोकू और वेजिटा बिल्कुल सहमे हुए खड़े होते हैं। गोकू बोलता है, अरे हाँ लॉर्ड बीरस, मैं आपको बताना ही भूल गया। फ्यूज़ होने के बाद अगर हम बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फ्यूजन का टाइम कम हो जाता है, मगर कोई बात नहीं, हम एक बारी और ट्राई कर सकते हैं। लॉर्ड बीरस, हमें माफ़ करना। तभी एकदम से वेजिटा एक बारी फिर से चिल्लाता है। वो बोलता है, जोकर कहीं के, मैं फिर से तुम्हारे साथ फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो अपनी ड्रीम फाइट लड़ रहे थे और फ्यूजन का टाइम ख़त्म हो जाने की वजह से उनसे वो फाइट छिन गई। लॉर्ड बीरस एकदम से चिल्लाते हैं कि तुम दोनों बिल्कुल नहीं सुधर सकते, मैं तुम्हें हकाए कर दूंगा। बीरस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो कई सेंचुरीज़ के बाद कोई ऐसी फाइट लड़ रहा था जिसमें उसका चैलेंजर उसे सच में चैलेंज कर पा रहा था। बीरस बहुत गुस्से में गोकू और वेजिटा से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से एक ऐसी फ़ाइट छीनने की जो मुझे इतने सेंचुरीज़ के बाद मिली थी। इतने लंबे समय बाद मुझे एक वॉरियर मिला था जो कि मेरे लेवल पर लड़ रहा था। अगर तुम लोग मुझसे कुछ मिनट से ज़्यादा नहीं लड़ सकते तो तुम लोग मेरे किस काम के। मॉर्टल्स, समय आ गया है कि तुम इस दुनिया को अलविदा कह दो और अब हकाए होने के लिए तैयार हो जाओ। गोकू और वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बीरस इतनी छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। वेजिटा बोलता है, लॉर्ड बीरस, आप कहीं सच में सीरियस तो नहीं हैं? गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस रुकिए, ऐसा कुछ ज़रूर होगा जो हम कर सकते हो। गोकू और वेजिटा दोनों ही अपनी जान की भीख मांगने लग जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि लॉर्ड बीरस, इस जोकर को मारिए, आप जानते हैं कि ये इसका आइडिया था। मैं तो पहले से ही फ्यूजन करने के खिलाफ था, मैं पहले से ही फ्यूजन नहीं करना चाहता था। तभी एकदम से गोकू बोलता है कि लॉर्ड बीरस रुकिए, मेरे पास एक और आइडिया है, हम लोग फिर से फ्यूज़ कर सकते हैं और इस बारी वो वॉरियर पिछली बारी से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस गोकू और वेजिटा को ख़त्म करने के लिए हकाए का एक अटैक बना रहे होते हैं, पर जैसे ही वो गोकू की बात सुनते हैं वो एकदम से हैरान रह जाते हैं। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि अच्छा, तुम एक ऐसे वॉरियर में बदल सकते हो जो कि गोजिटा से भी ज़्यादा ताकतवर हो। वीस ने तो आज तक मुझे तुम्हारे ऐसे किसी फ्यूजन के बारे में नहीं बताया। लगता है यहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे होगे, क्योंकि अगर तुम्हारी बात में ज़रा सा भी झूठ निकला तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी धरती को तबाह करने में भी एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। ये बात याद रखना। गोकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो समझ चुका है कि फ़िलहाल के लिए वो बच चुके हैं। गोकू लॉर्ड बीरस से बोलता है कि लॉर्ड बीरस, चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक और तरीका है जिससे मैं और वेजिटा फ्यूज़ कर सकते हैं। वो एक ऐसा तरीका है जिससे गॉड्स फ्यूज़ करते हैं। हम लोग पोटारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम पोटारा का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग और भी ज़्यादा ताकतवर फ्यूजन में बदल जाते हैं जिसका नाम है वेजिटो। और विश्वास मानिए, वो गोजिटा के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर है। सच बताऊं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर दे सकता है। वेजिटा हैरानी से गोकू की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि आखिर ये जोकर क्या बोल रहा है। इसे ये बात ऑलरेडी पता है कि हम फ्यूजन का इस्तेमाल करें या फिर पोटारा का इस्तेमाल करें, जब हम किसी भी तरीके से फ्यूज़ करते हैं तो हमारी ताकत ऑलमोस्ट बराबर होती है। अगर हम वेजिटो में बदलते हैं तो मेरे हिसाब से हमारे पास और भी कम समय होगा जितना समय हमारे पास गोजिटा में था। जैसे ही लॉर्ड बीरस गोकू की बात सुनते हैं वो एकदम से शांत होने लग जाते हैं और अपने हकाए का अटैक ख़त्म कर लेते हैं। लॉर्ड बीरस बोलते हैं, हाँ मुझे पोटारा याद है, ये वही है ना जिसका इस्तेमाल सुप्रीम काय ने किया था कबीटो के साथ फ्यूज़ करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे याद है कि वीस ने मुझे कहा था कि वेजिटो ने ज़मासू को भी बहुत ही आराम से हरा दिया था। वेजिटो के साथ भी फ़ाइट काफ़ी मज़ेदार हो सकती है। तो चलो शुरू हो जाओ और फ्यूज़ करो क्योंकि मेरा सब्र ख़त्म होता जा रहा है। बीरस के शांत होने के बाद गोकू एक चैन की सांस लेता है। गोकू बोलता है कि ये तो काफ़ी नज़दीकी मामला हो सकता था। लॉर्ड बीरस, मुझे पता था कि अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो लॉर्ड बीरस, हमें अब बस फ्यूज़ करने के लिए पोटारा इयरिंग्स की ज़रूरत है। जैसा कि आपने कहा, सुप्रीम काय के पास ज़रूर पोटाराज होंगे और हमें फ्यूज़ करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि उन पोटाराज को अपने अलग अलग कान पे पहनना है। मैंने सही कहा ना वेजिटा? वेजिटा फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या करोट, मैं तुम्हारे साथ फ्यूज़ अब सिर्फ तुम्हारे सपनों में करूँगा। मैं आज तुम्हारे साथ ऑलरेडी एक बारी फ्यूज़ कर चुका हूँ जो कि मेरे लिए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है।
फ्यूज़ करने से पहले तुमने कहा था कि वो फ्यूजन हमारा आखिरी फ्यूजन होगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि मैं तुम्हारे साथ फिर से फ्यूज़ करूँगा। लगता है तुम पागल हो गए हो। और जोकर कहीं के, इस बारी तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं इस बारी तुम्हारे साथ फ्यूज़ नहीं करने वाला। तभी हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं। लॉर्ड बीरस फिर से एक बारी हकाए का अटैक बना रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा, गोकू के कहने पे तुम नहीं मानोगे, तो मेरे प्यारे प्रिंस मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे कहने पे मान जाओगे। वेजिटा समझ जाता है कि अब उसका इस सिचुएशन पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, और अगर वो नहीं मानेगा तो लॉर्ड बीरस उसे हकाए कर देंगे। तभी एकदम से वेजिटा पलट जाता है और बोलता है कि अरे, मैं एक बारी फिर से इस बारे में सोचता हूँ, मेरे ख्याल से ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। वो हमारे लिए बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग हो सकती है, और वो मेरी मदद भी कर सकती है अल्ट्रा ईगो को समझने में। हाँ, बहुत बढ़िया। कैकरॉट, जाओ और जल्दी से वो इयररिंग्स लेकर आओ, मुझे तुम्हारे साथ फ्यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगा। हम देखते हैं कि गोकू हंस रहा होता है और बोलता है वेजिटा, हाँ ज़रूर, अभी लेकर आता हूँ। लॉर्ड बीरस, आपको जल्दी वेजिटो से मिलने का मौका मिलेगा। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू कुछ सोचने लग जाता है। वो बोलता है लॉर्ड बीरस, इसमें बस एक ही दिक्कत है, अगर हम पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल कर भी लेते हैं तो पोटारा इयररिंग्स की भी एक टाइम लिमिट होती है, और जैसा कि गोजिटा के टाइम पे हुआ था, हम लोग एक बारी फिर से लड़ाई के दौरान डिफ्यूज़ हो सकते हैं। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही हम लोग फ्यूज़ करें वैसे ही हम लोग अपने फाइनल अटैक का इस्तेमाल करें, ताकि वो लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये बेवकूफ़ सच में उसे सच बता रहा है। बीरस एक असली और एक बड़ी लड़ाई का इंतज़ार कर रहा है, किसी छोटी फाइट का नहीं। कैकरॉट, मुझे नहीं पता कि लॉर्ड बीरस ये सुन के क्या कहेंगे, और जिस बात का वेजिटा को डरता वही होता है। हम देखते हैं कि बीरस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लॉर्ड बीरस एकदम से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मुझे एक लड़ाई चाहिए और तुम मुझे एक ऐसी फ़ाइट दोगे जो मैं चाहता हूँ, चाहे तुम्हारे इयररिंग्स ऐसा कर पाएँ या ना कर पाएँ। वीस, अभी के अभी यहाँ पर आओ। वीस, जिसका कुछ समय पहले तक यहाँ पर नामो निशान भी नहीं था, वो अचानक से ही लॉर्ड बीरस के बराबर में आके खड़ा हो जाता है। वीस आके बहुत शांति से पूछता है कि लॉर्ड बीरस, क्या आपने मुझे बुलाया? मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं? क्या आप और ज़्यादा पुडिंग खाना चाहते हैं? बीरस बहुत सीरियसली बोलता है कि नहीं वीस, पुडिंग थोड़ा सा इंतज़ार कर सकती है। फ़िलहाल मेरे पास कुछ बहुत ही अर्जेंट है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं इन दोनों साइयंस के फ्यूजन से लड़ना चाहता हूँ। मैं उस वेजिटो से लड़ना चाहता हूँ जो कि ज़मासू से लड़ा था। पर दिक्कत यह है कि अभी जो हमारे पास पोटारास हैं जिनका इस्तेमाल सुप्रीम काय करते हैं, उनके फ्यूजन का समय बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। मुझे बताओ कि तुम इन दोनों के लिए क्या कर सकते हो ताकि इन दोनों के फ्यूजन का समय थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का फ्यूजन एटलीस्ट एक दिन तक टिका रहे ताकि मैं इन दोनों को मज़ा चखा सकूँ। जैसे ही वीस लॉर्ड बीरस की बात सुनता है, वो एकदम से अपना स्टाफ घुमाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 पोटारा इयररिंग्स आ जाते हैं। वीस बोलता है कि लॉर्ड बीरस, मैं समझ गया, ये तो काफ़ी आसान टास्क था। ये लीजिए एक सेट एंजल ग्रेट पोटारा इयररिंग्स का। जैसे ही ये पोटारा इयररिंग्स आते हैं, हम देखते हैं कि एक एक पोटारा इयररिंग गोकू और वेजिटा की तरफ जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि एकदम से गोकू और वेजिटा दोनों पोटारास को पकड़ते हैं। गोकू इन पोटारास को देख के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि ये पोटारा इयररिंग्स ब्लैक क्यों हैं? नॉर्मली वो ग्रीन रंग के होते हैं। वेजिटा को फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है वीस, क्या दुनिया में ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते हो? गोकू बोलता है कितने कमाल की बात है, ये असल में हमारे को एक दिन तक फ्यूज़ रखेंगे, चाहे हम जितनी मर्जी ताकत का इस्तेमाल कर लें। ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। वेजिटा, क्या तुम भी उतने ही एक्साइटेड हो जितना मैं हूँ? वेजिटा इस बात पर शांत रहता है और सोचने लग जाता है कि मुझे इस बेवकूफ़ के साथ फिर से अपनी बॉडी को एक करना होगा। मेरे शरीर और आत्मा के साथ ये कितना बड़ा धोखा हो रहा है। पता नहीं इस बारी मैं इस बेवकूफ़ के साथ कितने लंबे समय तक जुड़ा रहूँगा। मेरे लिए तो 5 मिनट ही बहुत ही बड़ी बात है, तो एक पूरा दिन मैं कैसे काटूँगा? प्लीज़ कोई मुझे इस बुरे सपने से जगाओ। पर आखिरकार गोकू और वेजिटा दोनों जानते हैं कि अब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं रह गई है, इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी एकदम से गोकू बोलता है कि चलो ठीक है वेजिटा, ये उसी तरीके से करना है जैसा हमने पहले किया था। अब मैं अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ और तुम अपने अल्ट्रा ईगो का इस्तेमाल करो। चलो वेजिटा, अब शुरू करते हैं। वेजिटा बोलता है कैकरॉट, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बेवकूफ़, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करो। गोकू तभी एकदम से अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है और अपने उल्टे कान में ईयरिंग को पहन लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो का इस्तेमाल करता है और अपने राइट वाले कान में ईयरिंग को पहन लेता है। वेजिटा बोलता है कि अब वो होने वाला है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कभी भी पसंद आने वाला है। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों की बॉडी से एक दूसरे की तरफ जाने लग जाती हैं
और जैसे ही दोनों की बॉडीज टकराती हैं, हम देखते हैं कि आखिरकार जन्म होता है अल्ट्रा वेजिटो का। और गोजिटा की तरह ही वेजिटो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो दोनों का इस्तेमाल एक साथ कर रहा होता है। जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो का जन्म होता है, वो हंसता है और बोलता है कि काफ़ी लंबा समय हो गया है कि मुझे बाहर आने का मौका मिला हो। मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे कुछ अपग्रेड्स दिए गए हैं। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है अल्ट्रा वेजिटो। वेजिटो फाइट को ज्वाइन करते ही बोलता है कि तो चलो बीरस, इस फाइट को शुरू करते हैं, वहीं से जहाँ पर मेरे इन्फीरियर वर्जन यानी कि गोजिटा ने इस फाइट को छोड़ा था। पर हाँ, मैं तुम्हें एक बात की चेतावनी और देना चाहता हूँ कि मेरा नेचर वेजिटा से ज़्यादा मिलता है। तो बिल्ली, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें हराने से पहले ज़रा सा भी सोचूंगा। मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ। बीरस को वेजिटो की बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। बीरस बोलता है कि मुझे तुम्हारे बोलने के तरीके से ही समझ आ रहा है कि तुम्हारा नेचर वेजिटा की तरह है, पर मुझे उम्मीद है कि वेजिटा की तरह तुम्हारा बोला हुआ खाली नहीं जाएगा और तुम अपनी बातों को पूरा कर पाओगी। सैयन, एक बात का ध्यान ज़रूर रखना कि अगर तुमने मुझे ज़रा सा भी डिसअपॉइंट किया तो ये फ़ाइट तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी फ़ाइट होने वाली है। इसके बाद वेजिटो ज़रा सी भी देरी नहीं लगाता और एकदम से अटैक करने के लिए बीरस की तरफ बढ़ता है। वेजिटो एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है और बोलता है कि चलो ठीक है, लगता है मुझे तुम्हें इम्प्रेस करना शुरू कर देना चाहिए। अल्ट्रा वेजिटो की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि बीरस भी उसे नहीं देख पाता और वेजिटो जाके एकदम से बीरस के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और इस पंच से बीरस को काफ़ी चोट भी लगती है। बीरस बोलता है कि लगता है तुम्हारा पंच तो सच में काफ़ी ज़बरदस्त है, लगता है गोकू झूठ नहीं बोल रहा था। वेजिटो इस बात पे स्माइल करता है और बोलता है कि सच बताऊं तो मेरी ताकत गोजिटो से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। गोकू तो बस तुमसे झूठ बोल रहा था ताकि तुम हमें वहीं के वहीं ख़त्म ना कर दो। पर हाँ, इस बारी एक चीज़ तो ज़रूर डिफरेंट है, वो ये है कि मैं शुरुआत से ही तुम्हारे साथ अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा हूँ। भले ही इस बार मेरे पास 20 के पोटारास की वजह से ज़्यादा समय हो, पर इस बारी मैं इस फाइट को जल्द से जल्द ख़त्म करने वाला हूँ। वेजिटो अगले ही पल बीरस के चेहरे के सामने अपना हाथ रखता है और एक बहुत ही ताकतवर अटैक शूट कर देता है, पर ये असल में कोई की ब्लास्ट नहीं होता। हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से बीरस थोड़ा सा पुश हो जाता है और जैसे ही बीरस खुद को संभालता है, हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से आसमान में उड़ गया है ताकि वो बीरस की तरफ स्पीड में आके उस पर अटैक कर सके। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अगले ही पल बीरस के पास पहुंच जाता है और लगातार उसे पंचेस मार रहा होता है, पर बीरस अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है। बीरस को अचानक से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है, वेजिटो, मुझे लगता है गोजिटा के मुकाबले तुम बहुत ज़्यादा बेचैन हो। तुम लगातार मुझ पर अटैक कर रहे हो, पर तुम्हारा डिफेंस पूरी तरीके से ओपन है और बेवकूफ़ सैयन, यही तुम्हारी हार का कारण बनने वाला है। वेजिटो अभी भी लगातार अटैक कर रहा होता है। वो बोलता है कि डिफेंस की ज़रूरत किसे है जब तुम लगातार अटैक करते रहो और अपने अपोनेंट को अटैक करने की ओपनिंग ही ना दो। वेजिटो एकदम से ही अपने हाथ में की स्वॉर्ड बना लेता है और एक ही झटके में बीरस की तरफ जाता है ताकि वो उसे स्लैश कर सके, पर बीरस किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। वेजिटो बोलता है, बिल्ली, इस बारी तो तुम मेरे बस पकड़ में आ ही गए थे। बीरस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। बीरस समझ जाता है कि वेजिटो बहुत ज़्यादा घमंडी है और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते वो बीरस को ज़रा सी भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। बीरस बोलता है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही घमंडी होते जा रहे हो। तुमने आज मुझे उतना गुस्सा दिला दिया है जितना आज तक उन दोनों ने मिलकर भी मुझे गुस्सा नहीं दिलाया। लगता है इस फ्यूजन की वजह से ना सिर्फ तुम्हारी ताकतें कंबाइन हो गई हैं, बल्कि गोकू और वेजिटा की पर्सनैलिटी के दो सबसे बुरे हिस्से भी कंबाइन हो गए हैं। आखिरकार बीरस इस फाइट को सीरियस लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम ये फ़ाइट पूरी फाइनल फाइट की तरह करें तो मैं भी अपने वार्म अप करने के इरादे को छोड़ देता हूँ। अब तैयार हो जाओ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पूरी ताकत को झेलने के लिए। एकदम से बीरस पावर अप करने लग जाता है और बीरस के पावर अप से पूरी ज़मीन हिलने लग जाती है। इसके बाद बीरस और वेजिटो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। वेजिटो अचानक से ही गुस्से में चिल्लाता है कि चलो बीरस, मुझे दिखाओ कि आखिर तुम यूनिवर्स 7 को क्यों रूल करते हो। बीरस चिल्लाता है कि हाँ वेजिटो, ज़रूर। वेजिटो और बीरस एक दूसरे तक पहुँच के एक दूसरे को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं और दोनों के पंचेस टकराते हैं। वेजिटो अब समझ चुका है कि बीरस भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है वेजिटो को हराने की, पर बीरस और वेजिटो के पंचेस टकराने की वजह से वेजिटो नोटिस करता है कि दोनों की ताकत ऑलमोस्ट बराबर है। वेजिटो बोलता है कि बीरस अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पर मुझे जितना लगा था बीरस उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है। लगता है मैं इस लड़ाई को जीत सकता हूँ। बीरस और वेजिटो की ताकतें टकराने की वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। दोनों ही इस ब्लास्ट की वजह से काफ़ी सरप्राइज रह जाते हैं और पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं। वेजिटो बोलता है कि लगता है पिछले अटैक में मैंने अपनी कुछ ज़्यादा ही ताकत का इस्तेमाल कर दिया। बीरस बोलता है कि ये क्या, वो मेरी ताकत की बराबरी कैसे कर पाया, ये तो नामुमकिन होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अटैक के पुश की वजह से वो दोनों जाके चट्टानों से टकराते हैं
पर दोनों ही बिना रुके एक बारी फिर से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। पर दोनों में वेजिटो ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है और बीरस भी इस बात को नोटिस करता है और बीरस को देख के अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि वो इस फाइट को काफ़ी लाइटली ले रहा है। बीरस अपने मन में बोलता है कि वो काफ़ी ताकतवर है, पर वो ये लड़ाई ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लड़ पाएगा। ये फाइट कौन जीतने वाला है ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। बीरस एकदम से हंसता है और बोलता है, बेवकूफ़ मॉडल। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो और बीरस के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे पे लगातार अटैक और पंचेस मार रहे होते हैं। उनकी फाइट इतनी स्पीड में हो रही होती है कि हम उन्हें देख भी नहीं पा रहे होते। उन दोनों के ही अटैक में से इतनी ज़्यादा ताकत निकल रही होती है कि पूरा प्लेनेट हिल रहा होता है। आखिरकार बीरस वेजिटो से थोड़ा सा दूर आने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद वो एकदम से हंसता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है। ये बहुत ही पावरफुल अटैक हकाई की एनर्जी से बना हुआ होता है और अगर ये अटैक वेजिटो को लग गया तो वो कुछ ही पलों में मिट जाएगा। इसके बाद बीरस वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है कि सैयन, ये लड़ाई काफ़ी मज़ेदार थी, पर आखिरकार मुझे समझ आ चुका है कि तुम मुझे चैलेंज नहीं दे पा रहे हो। मैं तुम्हें एक तसल्ली ज़रूर देना चाहूँगा कि मैं धरती को तबाह नहीं करूँगा, पर मुझे डर है कि तुम्हारा खात्मा तो आज ही होगा, और वो भी हकाई की ताकत से, क्योंकि तुमने मुझे डिसअपॉइंट करने का गुनाह किया है। चाहे वो अल्ट्रा ईगो हो या फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, मेरे सामने ये सब बेकार है, क्योंकि इस वक्त तुम सामना कर रहे हो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस आखिरकार अपना हकाई से बना हुआ पावरफुल अटैक एकदम से वेजिटो की तरफ शूट कर देता है, जिसका मतलब यह है कि बीरस मजाक नहीं कर रहा है, वो अल्ट्रा वेजिटो को सच में ख़त्म करना चाहता है। वेजिटो इस अटैक को देख रहा होता है, पर किसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शांत होता है और एकदम से एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि ये इस लड़ाई का अंत है, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके बाद वेजिटो एक बहुत ज़्यादा फैमिलियर पोजीशन ले लेता है और एकदम से कामेहामेहा अटैक बनाने लग जाता है। हम देखते हैं कि बीरस का अटैक जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो तक पहुंचता है, वैसे ही वो अपना अटैक शूट करने से पहले गायब हो जाता है। वो एकदम से अपनी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एकदम से बीरस के सामने खड़ा हो जाता है। बीरस बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अल्ट्रा वेजिटो ऐसा कुछ कर पाएगा, इसीलिए वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। बीरस बोलता है कि ये क्या, आखिर तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए। पर इससे पहले कि बीरस कुछ और बोल पाता, एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो अपना फाइनल कामेहामेहा एकदम से बीरस के चेहरे पे शूट कर देता है। वेजिटो पे अटैक करने की वजह से बीरस अपने डिफेंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और वो इस अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो बीरस पे ये अटैक शूट करता है, बीरस के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही तरीके से अंत हो सकता है और इस पूरी लड़ाई का सिर्फ एक विटनेस यानी कि वीस इस फाइट को देख रहा होता है और वो भी समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। वीस बोलता है कि मैं जानता था कि ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है, अलविदा बीरस सामा। ठीक उसी समय पे हम काइस के प्लेनेट को देखते हैं। हम देखते हैं कि कबीटो काइस सुप्रीम काइस से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, लॉर्ड, आपकी चाय जल्द ही तैयार हो जाएगी, आप चाहें तो मैं आपके लिए चाय बाहर लेकर आ सकता हूँ। तभी एकदम से सुप्रीम काय बोलते हैं कि कबीटो मेरे दोस्त, तुम जानते हो कि मैं अपनी चाय खुद ले सकता हूँ। तभी एकदम से सुप्रीम काय को कुछ नोटिस होता है और वो काफ़ी हैरान होते हैं। उनके मुंह से निकलता है कि ये क्या, और अचानक से ही वो एग्जिस्टेंस से गायब हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम काय और लॉर्ड बीरस दोनों की ज़िंदगी एक साथ जुड़ी हुई थी। ये सब कुछ कबीटो काय की नज़रों के सामने हुआ होता है। वो एकदम से चिल्लाता है कि माई लॉर्ड, नहीं। वेजिटो के अटैक ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ धूल फैली हुई होती है और इस धूल के बीच में अल्ट्रा वेजिटो खड़ा होता है, जिसने अभी अभी अपना अटैक शूट किया था। हम देखते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है। अल्ट्रा वेजिटो ने अपने पिछले अटैक में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, इसीलिए वो भी अपने सांस को कंट्रोल में नहीं ला पाया होता। आखिरकार वेजिटो जैसे ही अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल में लाता है, वो एकदम से बीरस को ढूंढने लग जाता है। वो बोलता है कि बीरस यहाँ पर कहीं भी नहीं है, लगता है वो मेरे अटैक से बच के कहीं पर चला गया, पर पता नहीं क्यों मैं उसकी की को कहीं पे भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये बात पहले से ही पता होनी चाहिए थी कि जैसे ही वो हारने लगेगा वो एकदम से गायब हो जाएगा। बीरस हमेशा ही ऐसा करता है। वेजिटो अभी भी अपने फाइटिंग मोड से बाहर नहीं आया होता, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि बीरस कहीं ना कहीं से बाहर आ सकता है। उसे अभी तक रियलाइज़ ही नहीं हुआ होता कि बीरस अब नहीं रहा, बल्कि वो इस बात से ज़्यादा हैरान होता है कि बीरस जितनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था तो वो वेजिटो की सेंसेस से कैसे बच सकता है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी तरीके से बीरस को सेंस कर पाए, पर उसे बीरस कहीं भी महसूस नहीं हो रहा होता। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा होता है, वैसे वैसे वेजिटो का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि बीरस सिर्फ फाइट को अवॉइड कर रहा है। वो बोलता है, अच्छा
तो ये है महान बीरस। आज तक मुझे पता ही नहीं था कि तुम उन लड़ाइयों से भागते हो जिन फाइट्स को तुम जीत नहीं सकते। बीरस तुम कहाँ हो? जल्दी से मेरे सामने आओ। तुम ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि ये फाइट तुम हार रहे थे। जल्दी से मेरे सामने आओ। डरपोक बीरस तुम कहाँ हो? क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? क्या तुम हमारी ये फाइट पूरी करने वाले हो या नहीं? काफ़ी देर बीरस को ना ढूंढ पाने पर वो एकदम से वीस की तरफ देखता है और तभी एकदम से वीस को बुलाता है। वो चिल्लाता है कि वीस, बीरस से क्या गेम खेल रहा है? आखिर कब से ये तुम्हारे महान गॉड्स लड़ाई से बचकर छुपने लग गए? मैंने ना जाने बीरस के बारे में कितनी सारी महान चीज़ें सुनी हैं और वो अब ऐसी हरकत कर रहा है। वीस, मुझे बताओ कि वो बिल्ली कहाँ छुपी है? क्या वो दूध पीने गई है, या फिर वो धूप में सो रही है, या फिर वो कर रही है जो एक बिल्ली करती है, यानी कि किसी चूहे से लड़ाई? क्योंकि वो इस महान सय्यन का तो सामना कर नहीं पा रहा। सच में मुझे नहीं लगता कि ये गॉड को शोभा देता है। वीस बिल्कुल शांत खड़ा होता है और बोलता है कि वेजिटो, तुम सच में ना समझ हो। वीस समझ ही नहीं पा रहा होता कि वो अल्ट्रा वेजिटो को कैसे बीरस के बारे में बताए। वीस के चेहरे पे दुख होने के बजाय चिंता के एक्सप्रेशन होते हैं। वीस बोलता है, वेजिटो, मुझे नहीं पता कि मैं ये बात तुम्हें कैसे बताऊं, पर लॉर्ड बीरस तुमसे छुप नहीं रहे हैं, बल्कि वो अब हमारे बीच में नहीं है क्योंकि तुमने उनका खात्मा कर दिया है। ये बात सुन के वेजिटो के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं। वो बोलता है, क्या? तुम क्या बोल रहे हो? वेजिटो को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वीस क्या बोल रहा है। वो इस बात को सुन के बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। वो बोलता है, क्या मैंने उन्हें मार दिया है? तुम ये बोल रहे हो कि वो हमारे बीच में नहीं रहे? पर अचानक से ही वेजिटो नर्वसली हंसने लग जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वीस शायद उससे मजाक कर रहा है। वेजिटो बोलता है, वीस, मजाक करना बंद करो, क्योंकि इसका कोई चांस ही नहीं है कि मैंने अपनी ताकत से उन्हें ख़त्म कर दिया हो। अगर मैंने उन्हें सच में ख़त्म कर दिया होता तो मुझे नहीं लगता कि तुम उनकी डेथ के बाद इतने ज़्यादा काम होते। तुम इस वक्त जितने इमोशनलेस खड़े हो, मुझे नहीं लगता कि उनकी डेथ के बाद तुम इतने इमोशनलेस होते। वेजिटो बोलता है, वीस, ये फालतू की बकवास बंद करो और ये फालतू के गेम मेरे साथ मत खेलो, क्योंकि मुझे ये बचकानी चीज़ें वैसे भी नहीं पसंद। वीस के चेहरे पे अभी भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। वो वेजिटो के सवाल का जवाब देता है। वो बोलता है, वेजिटो, मुझे बताओ कि मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। क्या तुम्हें लग रहा था कि ऐसा होने पे मैं किसी और तरीके से बिहेव करूँगा? आखिरकार मैं एक एंजल अटेंडेंट हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ ताकि मैं अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। क्या ये जान के तुम्हें अजीब लगा कि मुझे अपने असाइन गॉड की तरफ कोई भी फीलिंग्स नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव क्यों ना हो? मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि सारे एंजल्स इसी तरीके से होते हैं और हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और जैसा तुमने कहा, यहाँ पर कोई भी बचकाना खेल नहीं चल रहा है, ये सिर्फ मेरी ड्यूटी है। वीस बोलता है, वेजिटो, अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम सिर्फ उस तरफ देखो, तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद वेजिटो उस तरफ देखता है जिस तरफ वीस पॉइंट कर रहा था, और जो वो देखता है वो देख के वो हक्का बक्का रह जाता है। शुरुआत में तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या देख रहा है, पर अचानक से ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि उसके हाथों से क्या हो गया है। हम देखते हैं कि वेजिटो जिस चीज़ को देख रहा था वो था बीरस का हाथ, जो कि बीरस से जुड़ी हुई आखिरी चीज़ है जो कि बची है, क्योंकि बीरस का बाकी सारा शरीर ख़त्म हो चुका है अल्ट्रा वेजिटो के अटैक की वजह से। वेजिटो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि उससे ये क्या हो गया। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वेजिटो को खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उससे ये क्या हो गया। वो बोलता है कि आखिर मैं इस फॉर्म में कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ तो मैं अपनी ताकत को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता। मैं कभी भी अपनी इतनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो वेजिटा का पार्ट था वो बह गया और इसी वजह से मुझसे ये हो गया। लगता है उसी वजह से मैंने अपने कंट्रोल को खो दिया और ये सब कुछ हो गया। इसके बाद वेजिटो उड़ता है और एकदम से बीरस के हाथ के पास जाता है और वहाँ जाकर लैंड करता है। इसके बाद वो झुकता है और बीरस के हाथ को उठाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उससे क्या हो गया। वो बीरस के हाथ को उठाने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रहा होता है। इतने दुख के बावजूद भी उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि आखिर हमने ये क्या कर दिया। और इसके बाद वेजिटो वीस की तरफ मुड़ के देखता है। वो सोचता है कि शायद वीस कोई रास्ता बता सके ताकि उसके हाथों से जो अनहोनी हो गई है वो किसी तरीके से सही की जा सके। वेजिटो वीस से बोलता है कि वीस, अब क्या होगा? मुझे इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। मैं जानता हूँ कि ड्रैगन बॉल्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं,
पर मुझे नहीं लगता कि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ज़िंदा कर सकती हैं। मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। वीस, मैं जानता हूँ कि इस सब में मेरी गलती है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब कुछ ठीक करूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वीरस को वापस लाने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी देने को भी तैयार हूँ। वीस वेजिटो से इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। वो अभी भी इमोशनलेस होता है। वीस बोलता है, वेजिटो मुझे माफ़ करना, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर सकते हो। अब जो हो चुका है वो हो चुका है, क्योंकि ऐसे केस में मैं समय को भी पीछे नहीं ले जा सकता। तुम जहाँ हो वहीं रहो, क्योंकि तुमने जो किया है उसका इनाम तुम्हें जल्दी मिलेगा। अभी के लिए अलविदा वेजिटो। तभी हम देखते हैं कि वीस अचानक से ही वहाँ से टेलीपोर्ट करके चला जाता है। वेजिटो बिल्कुल हैरान होता है, पर जैसे ही वीस वहाँ से गया होता है, अचानक से ही वेजिटो को किसी की एनर्जी महसूस होती है। जो लोग उसके पीछे खड़े होते हैं, जैसे ही वेजिटो इस प्रेजेंस को महसूस करता है, वो बोलता है कि वीरस, क्या ये तुम हो? और इसके बाद वो मुड़ के देखता है कि वहाँ पर कौन खड़ा है, पर जो वो देखता है उसे देख के वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो मुड़ के देखता है, हम देखते हैं कि प्लेनेट पे सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आए हुए हैं, यानी कि बचे हुए सारे के सारे 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो सभी अल्ट्रा वेजिटो को गुस्से में देख रहे होते हैं। उन सभी के चेहरों को देख के समझ आ रहा होता है कि अल्ट्रा वेजिटो ने जो गलती करी है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ना सिर्फ अल्ट्रा वेजिटो से गुस्सा लग रहे होते हैं, बल्कि ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर उससे बदला लेने आए हैं। सभी के सभी गॉड्स वेजिटो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब वेजिटो कहीं भी नहीं जा सकता। इस वक्त सभी गॉड्स के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही है कि उन्हें अल्ट्रा वेजिटो को सजा देनी है वीरस की हत्या करने के लिए। पर जो दो गॉड सबसे ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं वो होते हैं वीरस का भाई चैंपा और दूसरा बेलमोड, यानी कि वीरस का बेस्ट फ्रेंड। वेजिटो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आया होता कि ये सभी गॉड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। पर फिर भी वो ये बात ज़रूर समझ गया होता है कि इन गॉड्स का यहाँ पर आना उसके लिए अच्छी खबर नहीं होगी। वो बोलता है कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर ये किसी दूसरे टूर्नामेंट के बारे में है तो मेरे पास इस वक्त समय नहीं है। और तभी बेलमोड कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि वेजिटो के हाथ में उसके गुनाह का सबूत है। वेजिटो वीरस के शरीर के आखिरी पार्ट, यानी कि उसके कटे हुए हाथ को पकड़े हुए होता है। उसे वेजिटो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो इस बात से खुश होता है कि एटलीस्ट उन्हें वीरस के गुनाहगार को ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगा। बेलमोड को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वेजिटो वीरस के हाथ को एक ट्रॉफी की तरह लेकर खड़ा है। बेलमोड बोलता है कि घिनौने सैयन, मुझे विश्वास नहीं होता, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। तो वो तुम हो जिसने हमारे साथी गॉड को मारा है। मॉर्टल, मुझे लगता है कि तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सज़ा नहीं मिलेगी। तुमने यही सोचा था ना, पर तुम गलत हो, क्योंकि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम सुन रहे हो ना, तुम्हें तुम्हारे धोखेबाजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। बेलमोड बोलता है कि इस मॉडल का खात्मा यहीं के यहीं होगा। हम देखते हैं कि सभी के सभी गॉड्स गुस्से में वेजिटो की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी लोग एक ही बात सोच रहे हैं। उन सभी को किसी भी तरीके से अपने साथी गॉड यानी कि वीरस की मौत का बदला लेना है। तभी एकदम से चैंपा सभी गॉड से बोलता है कि सभी गॉड्स मेरी बात सुनो, हमें ये वीरस के लिए करना होगा। हम इस सैयन के हाथों वीरस की मौत को बिना सज़ा की नहीं जाने दे सकते। हमें वीरस की मौत के लिए इसे सज़ा देनी होगी और एक साथ मिलकर वीरस को इंसाफ दिलाना होगा। कोई भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हत्या करने के बाद बचकर नहीं निकल सकता। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। तभी चैंपा वो अटैक शूट करता है जो कि किसी भी मॉडल को इरेज कर सकता है और वो बोलता है हकाए। और तभी हम देखते हैं कि सभी गॉड्स वेजिटो के चारों तरफ खड़े होते हैं और वेजिटो इस वक्त खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो सभी गॉड्स को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो भी ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बोलने पे ये सभी गॉड्स मान जाएंगे, क्योंकि सभी गॉड्स वेजिटो को ख़त्म करने के इरादे से ही यहाँ पर आए हैं। पर तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी गॉड्स उसकी तरफ हाथ करते हैं और सभी के सभी गॉड्स एक साथ वेजिटो पे हकाए के अटैक को शूट करते हैं। सभी गॉड्स के एक साथ हकाए की एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ एक डार्क एनर्जी फैल जाती है और हम देखते हैं कि जैसे ही सभी गॉड्स का अटैक वेजिटो तक पहुँचता है, वेजिटो एक हकाए की एनर्जी बॉल के अंदर फंस जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी इरेज होने लग जाती है। वो बहुत ही बुरी तरीके से दर्द से कर रहा होता है। वेजिटो इस वक्त खुद को इस हकाए की एनर्जी से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सभी गॉड्स ने वेजिटो की सज़ा एक साथ मिलकर डिसाइड करी है और कुछ ही पलों में उसका नामो निशान मिट जाएगा। पर जैसे ही ये सब कुछ हो रहा होता है, हम देखते हैं कि अचानक से सभी गॉड्स और वेजिटो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वीस भी वेजिटो की किस्मत का फैसला देखने के लिए वहाँ पर वापस लौट चुका था। वीस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने जो कुछ भी हुआ वो उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वीस बोलता है कि सिर्फ ज़ेनो ही जानते हैं कि ऐसे बेवकूफ़ के साथ क्या होगा जो कि एक गॉड को मारने की हिम्मत कर सकता है, चाहे ये कोई हादसा था या फिर नहीं था।
उससे अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फादर, मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ। वेजिटो की किस्मत अब आपके हाथ में है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो अचानक से एक बहुत ही अजीब सी जगह पे पहुंच जाता है और वो वहाँ पर ज़मीन पे बैठा हुआ होता है। और ये जगह होती है ज़ेनोसामा का पैलेस, जहाँ पर गोकू सबसे पहले ज़ेनोसामा से मिला था। अभी अभी हकाई के बहुत ही ताकतवर अटैक को झेलने के बावजूद भी वेजिटो काफ़ी हद तक सही सलामत लग रहा होता है, पर वो बहुत बुरी तरीके से थका हुआ होता है। वेजिटो को कुछ भी समझ नहीं आया होता कि उसके साथ ही क्या हुआ। वो बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और इसके बाद वो खड़े होने की कोशिश करता है। वो अपने चारों तरफ लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर वो सभी गॉड्स कहाँ चले गए? क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया? क्या उन सभी को समझ आ गया कि बीरस के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था? मैं जानता हूँ कि उन सभी गॉड्स को पता होगा कि मैं बीरस को कभी भी जानबूझ के नहीं मारूंगा। मैं उस तरीके का सैयन नहीं हूँ। तभी वेजिटो को दूर से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि सैयन, बेवकूफ़ मत बनो। अगर तुम सोच रहे हो कि उन सभी गॉड्स ने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम गलत हो। भला वो ऐसा क्यों करेंगे? बल्कि असल बात तो यह है कि वो सभी गॉड्स तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी किस्मत का फैसला उनके किए फैसले से भी ज़्यादा बुरा होगा। वेजिटो मुड़ के देखता है और वो समझ जाता है कि ये कौन है। वो बोलता है तुम। हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ेनोसामा, उनके 2 गार्ड्स और ग्रैंड प्रीस्ट खड़े हुए होते हैं, और वो सभी लोग वेजिटो को गुस्से में घूर रहे होते हैं। नॉर्मली ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा हमेशा ही बहुत ज़्यादा शांत और खुश स्वभाव के लग रहे होते हैं, पर आज उन लोगों का ऑरा पूरे तरीके से अलग होता है। वेजिटो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है ज़ेनोसामा, क्या ये आप हो? क्या मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भी आप हो? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये सिर्फ एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम समझ गए होगे। वेजिटो अभी भी बहुत बुरी तरीके से थका हुआ होता है, पर अचानक से ही वो ज़ेनोसामा की तरफ चल के जाने लग जाता है ताकि वो ज़ेनोसामा को समझा सके। वेजिटो बोलता है, ज़ेन-चान, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम भी ये बात जानते हो कि मैं ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। अगर लॉर्ड बीरस को वापस लाने का कोई तरीका है तो मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, बस मुझे वो रास्ता बताओ। जैसे ही वेजिटो ज़ेनोसामा के पास चलकर जा रहा होता है, अचानक से उसके साथ कुछ होता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। ज़ेनोसामा के गार्ड ने अचानक से ही वेजिटो पे हमला कर दिया होता है और उसके पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारा होता है। वो गार्ड वेजिटो से बोलता है कि जहाँ तुम खड़े हो वहीं खड़े रहो, जब तक तुम्हें कहा ना जाए, जब तक हिलने की ज़रूरत नहीं है मॉडल। वेजिटो दर्द से कर्रा कर ज़मीन पर बैठ जाता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वेजिटो नॉर्मली इस अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर सकता था, पर 11 गॉड्स के हकाई के अटैक को झेलने के बाद उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक चुकी है और वेजिटो की बॉडी को अभी तक रिकवरी का ज़रा सा भी समय नहीं मिला है। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, वो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। मुझे तो पता भी नहीं लगा कि वो मुझ तक कब पहुँच गया। वेजिटो ऑलरेडी जानता है कि इस वक्त लड़के जीतने का कोई भी चांस नहीं है, इसीलिए वो ज़ेनोसामा को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, ज़ेन-चान, प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो, प्लीज़ मेरी बात सिर्फ एक बारी सुन लो। मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये मैं हूँ गोकू, आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। असल में मैं इस वक्त आधा गोकू और आधा वेजिटा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि आप मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि ये सब कुछ गलत है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दो ताकि मैं आपको सब कुछ समझा सकूँ। पर फिलहाल ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही वेजिटो की बात को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। अचानक से ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बहुत तेज़ी से हिलते हैं और वेजिटो के पीछे पहुंच जाते हैं और उसकी गर्दन पे एक बहुत ही ज़बरदस्त कराटे चॉप मारते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट ने इतनी तेज़ी से ये काम किया होता है कि वेजिटो को महसूस भी नहीं होता। वो बोलता है नहीं, और अचानक से ही वो बेहोश होने लग जाता है। वेजिटो, जो कि अब तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो दोनों का इस्तेमाल कर रहा था, वो अचानक से ही बेस में आ जाता है और एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। वेजिटो के ज़मीन पर गिरने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट गुस्से में उसे देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम आज के लिए काफ़ी कुछ बोल चुके हो। क्या ये बात अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई कि हमें तुमसे कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए और तुम्हारा फैसला अगले कुछ दिनों में ज़ेनोसामा के हाथों हो जाएगा। गॉड किलर, तब तक तुम्हें हमारी परमिशन है कि तुम चुप रह के सड़ते रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ होता है और इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और तभी हम चेनों में किसी को जकड़ा हुआ देखते हैं। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं अल्ट्रा वेजिटो होता है, जो कि चिल्ला रहा होता है। वो चिल्लाता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, पर उसका सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं होता। हम देखते हैं कि वेजिटो के पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई होती हैं और हर जगह से खून बह रहा होता है। वेजिटा सर से लेकर पैरों तक चेनों में जकड़ा हुआ होता है और यहाँ से बचकर वो कहीं पर भी नहीं जा सकता। पर क्या यही है अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी का दुखद अंत, या फिर इससे भी आगे कुछ होना बाकी है? हम देखते हैं कि वेजिटो को कैद हुए करीब 10 साल बीत चुके होते हैं
और वो अभी भी चेनों में बंधा हुआ होता है। उसकी यहाँ मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। एक वॉरियर जो किसी समय पर दुनिया का सबसे महान वॉरियर था, आज वो एक जानवरों की तरह कैद है। वेजिटो की दाढ़ी भी बड़ी हुई होती है क्योंकि 10 साल से वो कैद है और इतने लंबे समय तक कैद होने की वजह से उसकी बॉडी बिल्कुल पतली हो चुकी है। ना सिर्फ वेजिटो का शरीर इस वक्त कमज़ोर है बल्कि उसकी स्पिरिट भी कमज़ोर पड़ चुकी है और ये बात वेजिटो के चेहरे को देख के समझ आ रही होती है। 10 साल बीत जाने के बावजूद भी वेजिटो अभी तक फ्यूज्ड होता है क्योंकि उसने एंजल ग्रेड पोटारास पहने हैं जो कि व्हीस ने उसे दिए थे और पिछले 10 साल से कैद होने की वजह से उसे पोटारा इयरिंग्स उतारने का मौका भी नहीं मिला। और फिलहाल वेजिटो के जैसे हालात हैं उसे देख के ये लग भी नहीं रहा कि वो पोटारास को उतार पाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि गोकू और वेजिटा अपनी बची हुई ज़िंदगी इसी बॉडी में कैद रहेंगे। और 10 साल तक ऐसे कैद रहने की वजह से वेजिटो की स्पिरिट पूरी तरीके से टूट चुकी है और उसके अंदर वेजिटा और गोकू का जो पार्ट है वो भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। गोकू और वेजिटा इस वक्त दोनों ऐसे हालात में हैं जहां वो अपनी वाइफ्स और बच्चों को याद करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। 10 साल तक इतनी बुरी तरीके से कैद रहने की वजह से वेजिटा कुछ भी नहीं कर सकता, पर कभी कभार जब उसे थोड़ा बहुत होश आता है तो उसकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं क्योंकि उसे अपनी हालत पर ही रोना आ रहा होता है, क्योंकि उसे एक ऐसे गुनाह की सज़ा मिल रही है जिस गुनाह को उसने गलती से किया था और वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे गुनाह की सज़ा उसे मौत से भी बदतर मिलेगी। और अपनी उसी गलती को याद करते हुए वेजिटो के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, बीरस। पर पिछले 10 साल में पहली बारी अचानक से ही उसके सामने एक रोशनी आती है जो कि असल में एक पोर्टल होता है और धीरे धीरे करके वो पोर्टल बड़ा होने लग जाता है। वेजिटो को इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ही सच में हो रहा है या उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है। और वो बोलता है कि ये क्या ये असली है? इसके अंदर से जो ऑरा आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना है। पर जैसे ही वो पोर्टल और ज़्यादा बड़ा होता है हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक शख्स निकलता है और ये शख्स वेजिटो का काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना है और वो धीरे से वेजिटो के सामने कदम रखता है। ये कदम इतनी धीरे से रखा गया होता है जैसे ये शख्स किसी को नहीं बताना चाहता हो कि वो यहाँ पर आया है। 10 साल तक वेजिटो का दिमाग खाली होने की वजह से वो एकदम से एक शख्स को नहीं पहचान पाता। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ, इस शख्स को मैंने देखा है। पर जैसे जैसे करके ये शख्स धीरे धीरे करके वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है, वेजिटो इसे धीरे धीरे करके पहचानने लग जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, व्हीस। जैसे ही वेजिटो व्हीस को पहचानता है अचानक से उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। व्हीस शांति से आके वेजिटो के सामने खड़ा हो जाता है। फिलहाल वेजिटो को ये भी नहीं पता कि व्हीस को वो अपना दोस्त माने या फिर दुश्मन। 10 साल में पहली बारी व्हीस को देख के वेजिटो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो चिल्लाता है कि व्हीस, क्या ये सच में तुम हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। आखिर क्यों? आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इतना लंबा समय बीत जाने के बाद क्यों? और वो भी अब क्यों, जब मैं अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ झेल चुका हूँ? आखिर इतने लंबे समय से तुम कहाँ थे? व्हीस जानता है कि वेजिटो इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल है और उसके कुछ भी कहने से वेजिटो को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए व्हीस बहुत शांति से बोलता है कि वेजिटो, मैं जानता हूँ कि इस वक्त मेरे मुँह से सुन के तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और मैं ये भी देख सकता हूँ कि पिछले 10 साल में तुम काफ़ी कुछ झेल चुके हो। पिछले 10 साल में तुम कितने दर्द को झेल चुके हो उस बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, इसीलिए मैं तुमसे उस बारे में माफ़ी मांगूंगा। वेजिटो व्हीस को देख रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि व्हीस इसके अलावा कुछ बोलेगा, पर व्हीस बिल्कुल शांति से खड़ा हो जाता है और ये चीज़ देख के वेजिटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो व्हीस की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। गुस्से में वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर इस वक्त वो चेनों से बंधा हुआ है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। वेजिटो चिल्लाता है, व्हीस, क्या तुम बस ये कहने आए हो? इन शब्दों का मेरे लिए कोई भी मतलब नहीं है, और वो भी पिछले 10 साल से मुझे गलत तरीके से यहाँ पर कैद करने के बाद। आखिर तुम्हें माफ़ी मांगता हुआ देखकर मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे मेरी ज़िंदगी वापस मिल जाएगी? व्हीस, ये बात तुम भी जानते हो कि मैं ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करता था। बीरस हमसे लड़ना चाहता था, ना कि हम बीरस से। ये बात तुम भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं कभी बीरस को जानबूझ के नहीं मार सकता था, पर इसके बावजूद भी तुम चुप रहे। तुमने उनसे कुछ भी नहीं बोला और मुझे चुपचाप ले जाने दिया। मेरे साथ इतना गलत करने के बावजूद भी तुम खुद से नज़र कैसे मिला सकते हो? इसके बाद व्हीस शांति से वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है और एकदम से जाके उसके कंधे पे हाथ रखता है। वेजिटो ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। व्हीस बहुत ही शांत आवाज़ में बोलता है कि वेजिटो, मैं जानता हूँ तुम सही बोल रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि मैंने उस गलत को सही करने की कोशिश नहीं करी, पर यह बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं पिछले 10 साल से बार बार कोशिश कर रहा हूँ और मैंने अपने फादर यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट से तुम्हारे लिए कई बार रिक्वेस्ट करी है, पर मेरा उन्हें कुछ भी कहने का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक बेटा अपने पिता को मनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता
और ये बात तुम तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होगे कि ज़ैनो के सामने मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। इसीलिए ज़ैनो तक पहुंचने के लिए मेरे पिता मेरे इकलौते ज़रिया हैं। पर तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि एंजेलिक लॉ के हिसाब से एक गॉड की मौत के लिए कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। वेजिटो, तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि बीरस को तुमने अपनी गलती से नहीं मारा है। असल में तुम्हारे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो के कंबाइन होने की वजह से जो एनर्जी वेजिटा की साइड से आ रही थी, यानी कि अल्ट्रा ईगो की एनर्जी, उसने बीरस को पूरी तरीके से इरेज कर दिया है। इसीलिए मैं वक्त को पीछे ले जाकर उस गलती को सही नहीं कर सकता था। और क्योंकि एंजेलिक लॉ के हिसाब से एक बारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हटने के बाद एक एंजल को पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाना होता है जब तक एक नई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपॉइंट ना किया जाए। इसीलिए बीरस की मौत के साथ ही मेरी ताकतें वहीं की वहीं ख़त्म हो गई थी। पर मैं तुम्हें एक बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं तुम्हें आज़ाद कराने के लिए एक के बाद एक तरीके देख रहा था और तभी मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में याद आया, क्योंकि वो एक तरीके से हमारा इकलौता रास्ता रह गए थे। वो दुनिया में इकलौते ड्रैगन बॉल्स हैं जो इस तरीके की विश को पूरा कर सकते थे। पर जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल निकला, क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल्स यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के यूनिवर्स में फैली हुई हैं और चैंपा को अपने शुरुआती 6 ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए करीब 1000 साल लग गए थे। और चैंपा वो तब कर पाए थे जब वो यूनिवर्स 7 में अनलॉफुली आए थे, और ऐसा किसी भी एंजल को करने की इजाज़त नहीं है। और वैसे भी सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल हम उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे हम धरती के ड्रैगन बॉल्स का करते हैं, क्योंकि ड्रैगन गॉड ज़लामा उस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। उनके ऑर्डर्स के हिसाब से सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल 1000 साल में सिर्फ एक ही बार होना चाहिए, क्योंकि सुपर शैनरॉन अपनी ताकतें ड्रैगन गॉड ज़लामा की एबिलिटी से ही लेता है। फीस की बात सुन के वेजिटो थक चुका होता है। उसका शरीर अब पहले की तरह नहीं रहा। वो एकदम से खांसता है और उसके मुंह से खून निकलता है, और इसके बाद वो वीस की तरफ देखता है। उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो वीस से पूछता है कि वीस, आखिर तुमने बीरस के मरने से पहले कुछ क्यों नहीं किया? आखिर इतना सब कुछ होने की ज़रूरत ही क्या थी? मैं जानता हूँ कि तुम फ्यूचर देख सकते हो। तुम बीरस को किसी और से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हो। तुम चाहते तो तुम उसे बचा सकते थे। तुम समय को पीछे कर सकते थे उसके इरेज होने से पहले, पर तुम बस खड़े होकर देखते रहे। तुम देखते रहे जब मुझे डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। वीस बहुत ही शांति से बोलता है कि वेजिटो, तुम सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हो। अगर मैं कुछ ऐसा कर सकता तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं ऐसा ज़रूर करता? तुम एक मॉडल हो, इसीलिए तुम नहीं समझ सकते कि एंजल लॉ में क्या अलाउड है और क्या नहीं। एंजल लॉ के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस चीज़ में हम बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं कर सकते, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। एक एंजल की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए होती है ताकि वो अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सर्व कर सके, और हमारा जन्म ही सिर्फ इसलिए होता है। इसीलिए हम कुछ भी अपनी सोच और विल के हिसाब से नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोग इमीडिएटली इरेज हो जाएंगे। जो इरेजर पॉसिबल है या तो एक या फिर हर एक टाइमलाइन से भी हो जाए। मैंने तुम्हें रिवर्सल की टेक्निक सिर्फ एक बार दिखाई है, और उस टाइम बीरस मेरे साथ थे उस चीज़ की इजाज़त देने के लिए, और मैंने वो उनके कहने पे किया था, ना कि इसलिए कि मैं ऐसा करना चाहता था। इस पूरे रूल का सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि मेरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुछ ऐसा काम करे जो उसके और उसके सुप्रीम काय के यूनिवर्स को नुकसान पहुंचाए। ये इकलौता टाइम है जब मैं अपनी मर्जी से इंटरवीन कर सकता हूँ और उस गलत को सही कर सकता हूँ जो उनसे हुआ हो। वेजिटो, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए सुनना थोड़ा मुश्किल होगा, पर बीरस की मौत इन दोनों कैटेगरीज में से किसी में भी नहीं आती। और वेजिटो सान, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ताकत का खुद ही नहीं पता। अगर मैं उस मोमेंट को रिवर्स कर भी सकता होता तो तुमने वो एक्शन इतनी तेज़ी से लिया था कि अगर मैं उस मोमेंट में रिएक्ट कर भी लेता तो मेरा तुम्हें रोक पाना या फिर उसे रिवर्स कर पाना ये नामुमकिन था। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, जैसे ही लॉर्ड बीरस इरेज हुए मेरी ताकत वहीं के वहीं ख़त्म हो गई। वेजिटो जैसे ही वीस की बात सुनता है एकदम से उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब यही उसकी ज़िंदगी है, यानी कि बीरस और उसे ठीक करने के लिए अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब उसे अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं चेनों में बितानी होगी। इसके बाद वेजिटो वीस से एक आखिरी सवाल पूछता है कि वीस, तो क्या अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ? क्या मैं इस नर्क से निकलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? इस टॉर्चर भरी ज़िंदगी से मौत भी मेरे लिए इससे बेहतर होती। आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम मुझसे वो आखिरी होप छीनने के लिए आए थे जो मेरे पास बची थी? तभी एकदम से वेजिटो के चेहरे पे पागलों वाली स्माइल आ जाती है। वो पूछता है, वीस, कहीं तुम यहाँ पर इसलिए तो नहीं आए हो कि क्या मैं यूनिवर्स 7 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनूंगा? क्योंकि इस वक्त मैं जिन हालातों से गुजर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए हाँ भी कह दूँ। ये बोल के वेजिटो हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि पर मुझे लगता है कि वो वेजिटो होगा जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ये पोटारा इयररिंग्स कभी मुझे अलग होने देंगे। तभी एकदम से वीस वेजिटो की तरफ देखता है और स्माइल करता है।
क्योंकि वो देख सकता है कि वेजिटो अभी भी थोड़ा बहुत मजाक कर सकता है। वीस बोलता है, वेजिटो मुझे तुम्हारी ये स्माइल देख के काफ़ी अच्छा लगा, पर हाँ वेजिटो, अगर तुमने बीरस को ऑफिशियल कंडीशंस में हराया होता तो तुम यूनिवर्स 7 के अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकते थे, यानी कि उसके लिए तुम्हें यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट होना पड़ता, जैसा कि यूनिवर्स 11 में टोपो था। अगर ऐसी कंडीशंस में तुम बीरस को मारते तो तुम्हारा अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना तय था, पर तुमने खुद को जब बीरस से ज़्यादा ताकतवर साबित किया तो तुम ऐसी कंडीशंस के अंडर नहीं थे। इसीलिए तुम्हारे ताकतवर होने से ना ही ज़ेनोसामा को कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही ग्रैंड प्रीस्ट को। और अगर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मौत इन कंडीशन से बाहर हो तो वो सिर्फ धोखेबाजी समझी जाती है, जिसके लिए पनिशमेंट मिलती है। तुम अपने पुराने दोस्त जिरेन को तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होगे, वो भी प्रूव कर चुका है कि वो बेलमोट से ज़्यादा ताकतवर है, पर वो कभी भी यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि उसने भी यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट बनने से मना कर दिया था, जिस तरीके से वेजिटा ने भी इस चीज़ के लिए मना किया था। वेजिटो, हम इन लॉज को फॉलो करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते और तुम्हें भी इस सच्चाई को मानना होगा। वेजिटो को समझ आने लग जाता है कि वीस जो कुछ भी बोल रहा है वो सही है, और अब मैं तुम्हारे पोटारास के क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। तुम उस बारे में भी सही हो। जब मैंने तुम्हें वो ईयरिंग्स दिए थे तब मैंने तुम्हें बताया था कि वो ईयरिंग्स तब तक काम करेंगे जब तक तुम उन्हें पहने रहोगे, और तुम्हें वो कम से कम 1 दिन तक फ्यूज़ रखेंगे। पर एंजल ग्रेट पोटारास की कोई भी लिमिट नहीं होती, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये तुम्हें ज़िंदगी भर भी फ्यूज़ रख सकते हैं, पर ये पूरी तरीके से पहनने वाले पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर तुम फैसला करते हो कि तुम्हें ये उतारने हैं तो तुम फिर से अपनी पुरानी वाली स्टेट में पहुंच जाओगे, यानी कि गोकू और वेजिटा। पर मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल में तुम्हें ऐसा कुछ या फिर कुछ और करने का मौका मिला होगा। वेजिटो थोड़ा बहुत शांत हो जाता है और बोलता है, वीस इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स, पर मुझे नहीं लगता कि जब तक मैं कैद हूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे किसी भी काम की है। पर वीस, मुझे अभी तक भी एक बात समझ नहीं आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने यहाँ आकर मुझे एंजल लॉस के बारे में बताया है, मुझे ये बताया है कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट नहीं था, इसीलिए मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी नहीं बन सकता, और कि मैं वेजिटो के तौर पे फंसा हुआ हूँ। पर अभी भी सवाल वहीं का वहीं है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, और आखिर यहाँ आने में तुमने इतना समय क्यों लगा दिया? इतने समय में मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता था कि मैं वापस जाकर अपनी फैमिली को देख सकूं। मैं सिर्फ वापस धरती पे जाना चाहता था और अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था जैसा कि मैं पहले जी रहा था। पर तुम्हारी बातों को सुन के मैं समझ चुका हूँ कि मेरी पूरी की पूरी होप ख़त्म हो चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए। वीस बोलता है, वेजिटो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे मैं ठीक नहीं कर सकता, और ना ही मैं उस दुख और दर्द को समझ सकता हूँ जिसे तुम पिछले 10 साल से झेल रहे हो। पर मुझे लगता है कि मैं अब जो तुमसे बोलने वाला हूँ वो सुन के तुम्हें थोड़ा बहुत सुकून ज़रूर मिलेगा। वेजिटो, मैं यहाँ तुम्हें आज़ाद करने के लिए आया हूँ। वेजिटो जैसे ही ये बात सुनता है वो एकदम से चौंक जाता है, उसे विश्वास नहीं होता कि वो क्या सुन रहा है। वो बोलता है, क्या? और उसके तुरंत बाद हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो के कैद होते ही क्या हुआ था। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो के हाथ पैर पूरी तरीके से कैद होते हैं, पर अभी उसने पूरी तरीके से रियलिटी को माना नहीं होता कि अब वो यहीं पर कैद रहेगा। उसके दिमाग में अभी भी एक होप होती है कि वो किसी तरीके से इस सिचुएशन से बच के निकल जाएगा। वेजिटो अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो सभी चैन्स को खींच रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर ये चैन किस चीज़ से बनी है, मैं तो इन्हें बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा हूँ। ये चेन जिस भी चीज़ की बनी हो ये मेरी की को सप्रेस कर रही हैं। ज़ेनो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसी तरीके से कुछ समय बीत जाता है और आखिरकार वेजिटो को अपनी रियलिटी समझ आने लग जाती है। उसकी आंख में आंसू होते हैं। उसे आखिरकार समझ आने लग जाता है कि वो यहाँ पर कितना मर्जी चिल्ला ले, उसकी चीख पुकार अब किसी तक नहीं पहुँचने वाली। वेजिटो बोलता है कि लगता है इस सब का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये कोई परियों की कहानी नहीं है, ना ही कोई सपना है, अब यही मेरी ज़िंदगी है। बीरस अब सच में इस दुनिया से जा चुका है और मैं उसे मारने की पनिशमेंट भुगत रहा हूँ। मैं बस किसी तरीके से मरना चाहता हूँ, पर इन चेन्स में जो कुछ भी है ये मुझे मरने भी नहीं दे रहा है। मुझे कुछ भी खाए पिए कई हफ्ते बीत चुके हैं, पर फिर भी मुझे कुछ भी भूख प्यास नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि ये उसी मैजिक की वजह से हो रहा है जिसकी वजह से मैं अभी तक फ्यूज्ड हूँ। अपनी रियलिटी को समझते हुए वेजिटो अपनी आंखों को बंद करता है, पर अभी ये क्लियर नहीं होता कि वो सो रहा है या फिर मेडिटेशन कर रहा है। वेजिटो कुछ ऐसा करने वाला है जो कि पिक्लो और गोकू बहुत ही लंबे समय से करते आ रहे हैं। गोकू और पिक्लो ये ट्रेनिंग इसलिए करते आ रहे हैं ताकि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन सकें। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि लगता है अगले कुछ समय तक तो मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, तो बेहतर यही रहेगा कि मैं कुछ ट्रेनिंग कर लूँ। मुझे इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि इस समय बुल्मा या चीची ये दोनों ही मुझे परेशान नहीं कर रही हैं। पर आखिर वेजिटो इन हालात में किस तरीके की ट्रेनिंग कर सकता है? इसके बाद हम वेजिटो की कॉन्शियस के अंदर झांकते हैं
और वहाँ पर हम दो ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें हमने पहले भी कई बार देखा है। वहाँ पर जो शख्स खड़ा हुआ होता है वो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए। जोकर, क्या तुम्हारे पास किसी तरीके का आइडिया है? वहाँ पर जो शख्स बैठा हुआ होता है जो कि क्लियरली गोकू है, वो बोलता है कि वेजिटा, मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि मुझे सच में नहीं लग रहा था कि ज़ैन चान मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगे। मुझे तो सच में लगा था कि हम लोग दोस्त हैं। वेजिटा बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ओमनी किंग, यानी कि सबसे ऊपर बैठा हुआ राजा, सच में तुम्हारा दोस्त हो सकता है? आखिर तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि वो हमें माफ़ कर देगा? याद करो, जब तुमने पिछली बारी उन्हें बुलाया था तो उन्होंने मेरे बेटे का पूरा यूनिवर्स ही इरेज कर दिया था। मुझे तो इस वक्त ये लग रहा है कि इस वक्त हम जिंदा हैं, यही बहुत बड़ी बात है। पर सच बताऊं तो मैं मरना पसंद करता। मैं यहाँ तुम्हारे साथ इतने लंबे समय तक कैद नहीं रहना चाहता। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मेरा सबसे बुरा सपना सच हो गया है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आखिरकार वेजिटो में फ्यूज़ होने का आइडिया तुम्हारा ही था। गोकू ऐसे हालातों में भी हंस रहा होता है। वो बोलता है, वेजिटा, ये बात तुम्हें भी पता है कि हमारे पास उस समय कोई भी चॉइस नहीं थी। अगर हम वेजिटो बन के लॉर्ड बीरस से ना लड़ते तो हो सकता है कि वो हमें वहीं के वहीं इरेज कर देते। एटलीस्ट अब हमारे पास एक चांस है कि हम जिंदा घर वापस लौट सकते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि अभी तुम्हारा अल्ट्रा ईगो पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसी वजह से हम लोग अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पाए और लॉर्ड बीरस मारे गए। अगर उस वक्त हम मेरे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहे होते तो शायद ऐसा ना होता। वेजिटा को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, क्या जोकर, तुमने क्या बोला? तुम मुझे इनएक्सपीरियंस्ड बोल रहे हो? कैकरॉट, अपनी बकवास करना बंद करो। इसमें जितनी मेरी गलती है उतनी तुम्हारी भी गलती है। इस पूरी सिचुएशन को मेरे ऊपर ब्लेम करने की कोशिश मत करो। और वैसे भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरी अल्ट्रा ईगो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि लॉर्ड बीरस मुझे बहुत लंबे समय से ट्रेन नहीं कर रहे हैं, जबकि तुम आज तक अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो और वीस के साथ अभी भी ट्रेनिंग करते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने की कोशिश कब की छोड़ दी होती। ये बात सुन के गोकू एकदम से हंसने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू के आसपास का ऑरा पूरी तरीके से बदल जाता है। हम देखते हैं कि गोकू की आंखें बंद होती हैं और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। वो बोलता है, वेजिटा, शायद तुम सही कह रहे हो। आखिरकार तुम एक जीनियस हो। ये बात बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि तुमने अपने अल्ट्रा ईगो को इतनी तेज़ी से मास्टर किया है। पर मुझे लगता है कि अब हमारे पास काफ़ी समय है, क्योंकि ये समय हमें एक दूसरे के साथ ही बिताना है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा समय है जिसमें हम अपने अपने टेक्निक्स को मास्टर कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है और उसके बाल सिल्वर रंग के हो जाते हैं। वो बोलता है, वेजिटा, क्या तुम तैयार हो? ये लड़ाई तुम तब से चाहते हो जब बू के सामने हमारी आखिरी लड़ाई रुक गई थी, मैं और तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए। पर अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर कैद होने की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैन हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ फाइट का एक चांस खोना चाहोगे जब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगले ही पल हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में चला जाता है। वेजिटा बोलता है, कैकरॉट, मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आता है जब तुम इतने कॉन्फिडेंस में इतनी बकवास करते हो। मुझे सच में इसमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है। ये बात तुम भी उतनी ही अच्छे तरीके से जानते हो जितना मैं जानता हूँ। एक सैयन कभी भी एक बैटल के लिए मना नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। गोकू बोलता है, वेजिटा, मुझे पता है, पर हाँ, मुझे लगता है कि तुम भी एक बात अब तक समझ गए होगे कि इस तरीके की सिचुएशन में हम दोनों में से कोई नहीं मर सकता, क्योंकि ये सिचुएशन पूरी तरीके से हमारे दिमाग में हो रही है। तो ये बात याद रखना कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करने वाला हूँ, जितनी ताकत का इस्तेमाल मैंने मोरो के खिलाफ भी नहीं किया था। वेजिटा भी ये बात सुन के हंसता है और बोलता है, कैकरॉट, मैं बस यही सुनना चाहता था। कैकरॉट, चलो अब शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों ही एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। दोनों की बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं और लगातार एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे होते हैं। अगेन दोस्तों, ये सिर्फ वेजिटो के दिमाग में हो रहा है, यानी कि ये एक तरीके की सिमुलेशन ट्रेनिंग है। और इसके बाद हम गोकू और वेजिटा दोनों को ही अपने सबसे ताकतवर अटैक यूज़ करते हुए देखते हैं, यानी कि वेजिटा का अल्ट्रा गैलिक गन और गोकू का कामेहामेहा। गोकू और वेजिटा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वक्त उन दोनों को किसी प्लेनेट या फिर किसी भी क्रीचर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लड़ रहे हैं, ताकि वो लोग पता लगा सके कि उन दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। पर ऑब्वियसली ये क्वेश्चन कभी और के लिए है। इसी तरीके से समय बीतता जाता है। इस पूरे समय में हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल होती है, क्योंकि गोकू और वेजिटा जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी वजह से अल्ट्रा वेजिटो की ताकत बढ़ रही है,
क्योंकि अल्ट्रा वेजिटो दोनों की कॉन्शियस से जुड़ के बना है और जितने ताकतवर गोकू और वेजिटा होंगे उतना ही ज़्यादा ताकतवर अल्ट्रा वेजिटो होगा। हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा होता है वेजिटो के चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जबकि ये चेन्स पूरी तरीके से वेजिटो की की को सप्रेस किए हुए हैं। तब भी वेजिटो की बॉडी से की निकल रही होती है, जो कि एक साइन है कि वेजिटो कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और इसी तरीके से गॉड अल्ट्रा वेजिटो का जन्म होता है, उन्हीं गॉड्स की देख रेख में जिन्होंने उसे कैद किया हुआ है। पर आखिरकार वेजिटो एक मॉडल है जिसकी स्पिरिट को तोड़ा जा सकता है और आखिरकार गॉड्स ने उसकी स्पिरिट को तोड़ दिया था। तभी व्हीस वहाँ पर आता है और वेजिटो को बताता है कि वो उसे आज़ाद करने के लिए यहाँ पर आया है। वेजिटो जैसे ही ये बात सुनता है कि व्हीस उसे यहाँ पर आज़ाद करने आया है, वो एकदम से चौंक जाता है। वो बोलता है, क्या व्हीस, क्या मैंने सही सुना? तुम मुझे यहाँ पर आज़ाद करने आए हो? पर कैसे? आखिर तुम ऐसा कैसे करोगे? और वो भी अब क्यों, इतना समय बीत जाने के बाद? इसके बाद व्हीस वेजिटो को सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, वेजिटो, मैं तुम्हें और ज़्यादा लंबे समय तक कैद नहीं रखना चाहता और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो वेजिटो सान, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूँ। मुझे लगता है कि एंजल के तौर पे मेरा समय आखिरकार ख़त्म हो चुका है। अब जब यूनिवर्स 7 में एक नई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपॉइंट कर दिया गया है तो मेरी ताकतें वापस आ चुकी हैं। पर मुझे तुम्हें एक बात बताते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि लॉर्ड बीरस की डेथ के बाद सभी के सभी गॉड्स काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं और ये बदलाव अच्छे के लिए नहीं है। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि पिछले 10 साल में क्या हुआ, पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिस तरीके से इस वक्त बिहेव कर रहे हैं, मैंने उन्हें कभी इस तरीके से बिहेव करते नहीं देखा। वो छोड़ो, मैंने उन्हें कभी इस तरीके से सोचते हुए भी नहीं देखा। जब से उन्होंने तुम्हें हराया है तब से वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो चुके हैं, जो कि किसी भी तरीके से गॉड्स वाला बिहेवियर नहीं है। एक तरीके से तुम कह सकते हो कि सभी गॉड्स अब ये सोचने लग गए हैं कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि वेजिटो सान, उन्होंने तुम्हें हरा के एक एग्जाम्पल सेट किया है, क्योंकि तुम मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर मॉडल थे, सबसे ताकतवर मॉडल जो कि आज तक एग्जिस्टेंस में आया है। और उन्होंने तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए कैद कर दिया क्योंकि तुमने उनमें से एक को मारा था। मैं बहुत ही लंबे समय पहले हार मान चुका था, पर फिर भी मैं चले जा रहा था क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक एंजल के तौर पे मैं गॉड्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। पर रिसेंटली उन गॉड्स ने किसी ऐसी चीज़ को डिस्ट्रॉय किया है जो कि मेरे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थी। इसीलिए मुझे समझ आ चुका था कि जैसे ही यूनिवर्स 7 में कोई नया गॉड अपॉइंट होगा और जैसे ही मेरी ताकतें वापस लौटेंगी, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आऊँगा। मैं तभी से जानता हूँ कि इस पूरी सिचुएशन को सही करने के लिए कुछ न कुछ करना ज़रूरी है और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर आज़ाद करने आया हूँ। ये मेरा एंजल के तौर पे आखिरी एक्ट होगा। वेजिटो सान, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ ताकि मैं उस गलत को ठीक कर सकूँ जो तुम्हारे साथ हुआ है, पर इस बारी मुझे टाइम रिवर्सल की ज़रूरत नहीं है। वेजिटो व्हीस की बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है, व्हीस, तुम डिसअपियर होने की बात कर रहे हो, पर कहाँ? व्हीस, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बोल रहे हो। मुझे बताओ कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। व्हीस वेजिटो के आगे अपना हाथ रखता है। ऐसा लगता है कि व्हीस वेजिटो के चेहरे पे कोई ब्लास्ट शूट करने वाला है। वेजिटो भी काफ़ी हैरान होता है। व्हीस वेजिटो से बोलता है कि वेजिटो, शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ वो काफ़ी नहीं होगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आखिरी वर्ड्स को सुनो। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी हो रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे फादर और ज़ैनो ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी तुम्हारे साथ गॉड्स की वजह से हुआ है। तुम्हारे जैसे महान हीरो के साथ ऐसा कुछ होना बहुत गलत था और ये बात सब जानते हैं, पर मैं सिर्फ एक एंजल हूँ और मैं अपने सुपीरियर्स के खिलाफ़ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं कम्प्लीटली इरेज हो सकता हूँ। पर मैं यूनिवर्स 7 को एक मिलेनिया से देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है। यूनिवर्स 7 में ऐसा कोई भी नहीं है जो यूनिवर्स 7 को मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हो। इस बारी मैं ऑर्डर्स फॉलो करने के बजाय वो करूँगा जो मेरे हिसाब से सही है। मेरे दोस्त, समय आ गया है कि इस बारी मैं तुमसे गुड बाय करूँ। तभी एकदम से व्हीस को स्पेल पड़ता है और बोलता है, रिलीज़। जैसे ही व्हीस रिलीज़ बोलता है, हम देखते हैं कि वेजिटो की सारी चेन्स टूट जाती हैं और एकदम से वो आखिरकार आज़ाद हो जाता है। वेजिटो आखिरकार आज़ाद हो चुका है। वो बोलता है, क्या मैं आज़ाद हो गया? जैसे ही वेजिटो आज़ाद होता है, एकदम से वो ज़मीन पर गिर जाता है और थककर ज़मीन पर बैठ जाता है। वो पिछले 10 साल से चेनों में बंधा हुआ था, इसी वजह से उसकी बॉडी को ज़रा सा भी आराम नहीं मिला है। वेजिटो भले ही आज़ाद हो गया हो, पर उसकी बॉडी अभी भी काफ़ी ख़राब हालात में है और जैसे ही वो खांसता है उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। वेजिटो एकदम से बोलता है कि मेरी बॉडी पहले के मुकाबले अलग लग रही है। इसके बाद वेजिटो अपना सर उठाता है और व्हीस की तरफ देखता है और जैसे ही वो व्हीस को देखता है वो समझ जाता है कि व्हीस के साथ कुछ हो रहा है। व्हीस अचानक से ही गायब होने लग जाता है और उसके चेहरे पे अभी भी स्माइल होती है। व्हीस की हालत देख के वेजिटो की आंखों में आंसू आ जाता है। वो बोलता है, व्हीस, पर व्हीस वेजिटो के जवाब में कुछ भी नहीं बोलता और शांति से वेजिटो की तरफ देख रहा होता है।
और धीरे धीरे करके वीस कुछ ही पलों में गायब हो जाता है। जैसा कि वीस ने बताया था, एंजल्स अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और जैसे ही वीस ने एंजल्स के उस रूल को तोड़ा, उसे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। वेजिटो वीस को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तब तक वीस एक्सिस्टेंस से मिट जाता है। वेजिटो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वीस ने उसे आज़ाद करने के लिए कितना बड़ा प्राइस चुकाया है। वेजिटो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेजिटो की आंखों के सामने वीस की प्रेजेंस पूरी तरीके से मिट जाती है और अब उसकी एनर्जी कहीं भी महसूस नहीं हो रही। वेजिटो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे मारता है, पर तभी वेजिटो का ध्यान वहाँ पर किसी चीज़ पे जाता है, और जैसे ही वेजिटो अपना सर उठाता है, वो देखता है कि वहाँ पर वीस का स्टाफ है। वेजिटो नोटिस करता है कि किसी तरीके से वीस ने अपने स्टाफ को पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद वेजिटो थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और खड़ा होने की कोशिश करता है। इसके बाद वो वीस के स्टाफ की तरफ बढ़ने लग जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, और पहली बारी कोई मॉडल एंजल्स के स्टाफ को पकड़ रहा होता है। ऐसा लगता है कि ये स्टाफ वीस ने वेजिटो के लिए ही पीछे छोड़ा है। स्टाफ को पकड़ते ही वेजिटो बोलता है कि वीस, ये तुमने क्या किया। स्टाफ को पकड़ते ही वेजिटो के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, वीस थैंक यू, लगता है ये तुम्हारा मुझको आखिरी गिफ्ट है। मुझे लगता है कि इसकी मदद से मैं दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर सकता हूँ, और हो सकता है कि मैं ज़ानो के पास भी पहुँच जाऊँ ताकि मैं इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकूँ। वीस, मुझे लगता है कि तुम भी यही चाहते थे। शायद इसी में कोई तरीका छुपा हो जिससे मैं तुम्हें और बीरस को वापस ला सकूं। पर वीस, फिलहाल सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे खुद के लिए करनी है, और वो है कि मैं धरती पे वापस लौटना चाहता हूं ताकि मैं अपनी फैमिली को देख सकूं और अपने दोस्तों से एक बारी फिर से मिल सकूं। पर पहले मुझे खुद को ठीक करना होगा। मैं किसी को भी अपने आप को इस तरीके से देखने नहीं दे सकता। हो सकता है बुल्मा को ये पसंद आए, पर मुझे नहीं लगता कि चीची को ये पसंद आएगा। मुझे अपनी इस दाढ़ी को हटाना होगा। वेजिटो अपने हाथ में की स्वॉर्ड बनाता है और एक ही झटके में अपनी दाढ़ी को काट देता है। वो बोलता है कि मुझे अब बेहतर लग रहा है। इसके बाद हम वेजिटो को फिर से पहले की तरह देखते हैं और एकदम से वो स्टाफ को ऑर्डर देता है। वो बोलता है कि मुझे धरती पर ले चलो, और वीस का स्टाफ भी वेजिटो की बात उस तरीके से मान रहा होता है जैसे वो वेजिटो को पहले से ही जानता है, और एक ही झटके में वेजिटो को धरती पर ले जाता है। जैसे ही वेजिटो टेलीपोर्ट होकर पहुंचता है, वो देखता है कि वो एक एम्प्टी स्पेस में है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि स्टाफ उसे कहाँ पर लेकर आ गया है। धरती यहाँ पर आसपास भी नहीं है, और वेजिटो ये बात देख के हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि स्टाफ से कोई गलती हो गई है। वो बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर यहाँ पे क्या हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये स्टाफ मुझे गलत जगह पर लेकर आ गया हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। इसके बाद वेजिटो अपने दोनों उंगलियों को अपने माथे पर रखता है, जैसे कि वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने वाला हो। वेजिटो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पर कोई बात नहीं, हो सकता है स्टाफ से कोई गलती हो गई हो। मैं अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके भी धरती पर जा सकता हूँ। चलो देखते हैं कि मुझे धरती पर कौन मिलता है। वेजिटो अपने माथे पे दोनों उंगलियों को रख के धरती को ढूंढने लग जाता है, पर काफ़ी देर ट्राई करने के बाद भी उसे धरती पर किसी की भी एनर्जी महसूस नहीं होती, यहाँ तक कि उसे पूरी की पूरी धरती ही महसूस नहीं हो रही होती। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेजिटो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ये नामुमकिन है। मुझे धरती क्यों महसूस नहीं हो रही? मुझे वहाँ पर किसी भी शख्स की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ पर मैं महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, धरती वहीं पर होनी चाहिए। इसके बाद वेजिटो थोड़ी दूर की तरफ देखता है और उसे एक मून दिखता है। वो बोलता है कि ये तो धरती का मून है। कामे ने उसे काफ़ी लंबे समय पहले रिस्टोर कर दिया था जब पिक्लो ने उसे डिस्ट्रॉय किया था। मैं इस बात को कभी भी भूल नहीं सकता। धरती के मून का पता चलने के बावजूद भी वेजिटो मानना नहीं चाहता। वो एक बारी फिर से लोगों को ढूंढने लग जाता है। कुछ देर और कोशिश करने के बाद वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नई नैमिक की एनर्जी भी महसूस नहीं हो रही है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? आखिर ये कौन कर सकता है? मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ कोई ट्रिक कर रहा है। ये ज़रूर कोई मजाक है, कोई गेम खेल रहा है मेरे साथ। पर तभी एकदम से वेजिटो को कुछ रियलाइज़ होता है। वो बोलता है, रुको, मुझे कुछ याद आया। उसे वीस के कुछ आखिरी शब्द याद आते हैं। वीस ने बोला था कि उन डिस्ट्रॉयर्स ने किसी ऐसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है जो कि उसके काफ़ी नज़दीक थी। और आखिरकार वेजिटो को समझ आने लग जाता है कि वीस किस बारे में बात कर रहा था। वेजिटो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्या उन्होंने सच में धरती के साथ ऐसा किया होगा, और नई नैमिक के साथ? वेजिटो का गुस्सा बढ़ने लग जाता है। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा डार्क ऑरा आ जाता है। वेजिटो बोलता है कि उन घमंडी गॉड्स ने मुझे इतने लंबे समय तक कैद कर रखा था। उन्होंने मेरे दोस्तों और मेरी फैमिली को इरेज कर दिया, और उन्होंने वीस को इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया कि उसने खुद को ही इरेज कर लिया। यहाँ तक कि उन्होंने नैमिक को भी नहीं छोड़ा, जो कि हमारी आखिरी उम्मीद थी सभी को वापस लौटाने की। क्यों?
आखिर क्यों? उन लोगों को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? उन लोगों को इस हद तक जाने की क्या ज़रूरत थी? वेजिटो का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो गुस्से में चिल्लाने लग जाता है। वेजिटो अपने अंदर से निकल रहे ऑरा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके अंदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। पर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उस एनर्जी को नहीं रोक पाता और आखिरकार वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है। गुस्से में होने की वजह से वेजिटो की ताकत बिल्कुल एक नए लेवल पे पहुंच जाती है। उसकी ताकत एक ऐसे लेवल पर होती है जो कि 10 साल पहले भी नहीं थी। और इसके बाद हम वेजिटो के चेहरे को गुस्से में देखते हैं। हम देखते हैं कि वो पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखने लग जाता है। जहाँ पहले उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस और शांति होती थी, अब उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। यहाँ तक कि उसके माथे की नसें भी दिख रही हैं। और इसके बाद आखिरकार अल्ट्रा वेजिटो एक कसम खाता है। वो बोलता है कि मैं उन सबको ख़त्म करके रख दूंगा। यहाँ से आगे अब कोई भी गॉड जिंदा नहीं रहेगा। और इसी कसम के साथ जन्म होता है अल्ट्रा वेजिटो, यानी कि गॉड किलर का। अपनी पूरी पावर रिलीज़ करने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो के चारों तरफ ब्लैक इलेक्ट्रिसिटी होती है और हम देखते हैं कि वो पहले की तरह ही लगने लग जाता है, जबकि पिछले 10 साल से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है। वेजिटो बोलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी गलत हुआ है उसे मैं सही करके रहूँगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तभी वेजिटो वहीं पे खड़ा होकर कुछ सोचने लग जाता है। उसको अपने फैमिली मेम्बर्स की याद आने लग जाती है। अल्ट्रा वेजिटो गोहान, गोटेन, ट्रंक्स, चीची और बुल्मा सभी के बारे में सोच रहा होता है। उसने सिर्फ एक नहीं बल्कि अपनी 2 फैमिलीज़ को खोया है। वेजिटो बोलता है कि मेरी फैमिली के सभी मेंबर्स अब जा चुके हैं। नहीं, बल्कि उन सभी को मुझसे छीन लिया गया है। मुझे उन सभी को बचाने का कोई चांस भी नहीं मिला। मुझे तो उनके लिए लड़ने का भी चांस नहीं मिला। और अब सभी ड्रैगन बॉल्स भी जा चुकी हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी एक गलती की सज़ा इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? मेरी एक गलती की वजह से उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया। इस पूरी सिचुएशन की वजह से अल्ट्रा वेजिटो की सोल का एक ऐसा हिस्सा टूट चुका है जो फिर से रिस्टोर नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पर एक बहुत ही बेरहम सा लुक होता है। वेजिटो बोलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मैं उस चीज़ को माफ़ नहीं कर सकता, पर मैं कोई गलत कदम ना उठाऊँ, इसलिए मुझे जानना होगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। मुझे एक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। इसके बाद वेजिटो अपना स्टाफ उठाता है और स्टाफ के अंदर झाँकने लग जाता है और जल्दी उसे एक इमेज दिखने लग जाती है। जल्द ही हम 10 साल पहले की धरती को स्पेस से देखते हैं और जैसे ही हम धरती के अंदर जाते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी के सभी 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। उनके चेहरों को देख के समझ आ रहा होता है कि उनके दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा है और वो लोग जो कुछ भी सोच रहे हैं वो किसी भी तरीके से धरती के लिए अच्छा नहीं हो सकता। और इसके बाद हम चैंपा को देखते हैं। चैंपा बेलमोट की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, बेलमोट, लगता है हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। क्या तुम सभी लोग मज़ा करने के लिए तैयार हो? मैं तो जानता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आखिर ये वही प्लेनेट है जहाँ पर वो गॉड किलर रहता है और जितना मुझे पता है उसके बच्चे भी इसी प्लेनेट पर रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे और लोग भी हैं जो कि उस गॉड किलर के साथी हैं। इसके बाद हम बेलमोट को देखते हैं। बेलमोट बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। वो बोलता है कि ये प्लेनेट तो बहुत ज़्यादा घिनौना है। आखिर बीरस ऐसे प्लेनेट को कैसे एग्जिस्टेंस में रहने दे सकता है? जितना मैं बीरस को जानता हूँ, बीरस कभी भी ऐसे लोगों को जिंदा रहने नहीं दे सकता। और वैसे भी मुझे याद है कि वो सभी साइंस को ख़त्म करना चाहता था। लगता है उसके हाथों से कुछ बच गई और मुझे पता है कि वो आलसी हो गया होगा उसके बारे में कुछ भी करने के लिए। बीरस, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी बेलमोट कुछ नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि काफ़ी सारे पावर लेवल्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी हमें पता चल जाता है कि ये चारों लोग कौन हैं। ये हैं धरती के सेवियर्स, यानी कि क्रेडन, गोहान, यामचा और पिकलो। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, गोहान एकदम से चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि वो किन लोगों को देख रहा है। वो बोलता है कि ये कपड़े तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हैं। आप सभी तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। मुझे याद है कि मैंने आप सभी को टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था। मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, पर डैड और वेजिटा कई हफ्तों से गायब हैं। कोई भी उन लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है और हम लोग बीरस और वीस से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप लोगों को पता है कि उनके साथ क्या हुआ है और हम लोग उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे ही गोहान सवाल पूछता है, वो गॉड्स के जवाब देने का इंतजार करने लग जाते हैं और वो सभी गॉड्स उन लोगों को घूर रहे होते हैं। उन सभी गॉड्स को विश्वास नहीं हो रहा होता कि कोई मॉडल उनसे ऐसे बात कैसे कर सकता है और ये बात क्रेडन को समझ आने लग जाती है। वो बोलता है, गाइस, मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पर बात करने के मूड में आए हैं। पिकलो बोलता है, हाँ, मुझे भी काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है। तभी हम देखते हैं कि लिकर सभी गॉड्स के बीच में से सामने आता है। लिकर बोलता है कि तुम्हारे डैड और वेजिटा, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम गॉड से सवाल पूछ रहे हो। आखिरकार तुम उस गॉड किलर के बेटे हो। पिकलो ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या तुमने अभी गोकू और वेजिटा को गॉड किलर्स बोला? ये इम्पॉसिबल है। लिकर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है, नेमिकियन, नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। इसका फादर और वेजिटा ये इस यूनिवर्स के ट्रेटर्स हैं और उन दोनों को ही मौत की सज़ा मिली है यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हत्या के लिए।
उन दोनों ने बीरस की हत्या की है और हम ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ये गुनाह इतना बड़ा है कि सिर्फ उसे सज़ा देना काफ़ी नहीं होगा। क्रेलिन, यामचा और पिकलो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो क्या सुन रहे हैं। यामचा बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। ज़रूर इस बात में कोई मिस्टेक है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा कर सकते हैं। पर गोहान का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि उसके फादर ने क्या किया है, बल्कि वो ये जानना चाहता है कि ये सब कुछ होने के बाद गॉड्स ने उसके फादर के साथ क्या किया। गोहान बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, तुम क्या बोल रहे हो? तुमने मेरे डैड को इरेज कर दिया है ना? तुमने ज़रूर उन्हें हकाई किया होगा, जिसका मतलब यह है कि ड्रैगन बॉल्स भी उन्हें वापस नहीं ला सकती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना कुछ बोलने के बाद यहाँ से शांति से जा पाओगे? जैसे ही गोहान के मुंह से ये शब्द निकलते हैं, एकदम से उसका पारा फट पड़ता है और हम देखते हैं कि वो एकदम से अपनी एनर्जी को चार्ज करता है। वो अपनी पूरी की पूरी ताकत को एक ही झटके में रिलीज कर देता है। इस वक्त वो इतने गुस्से में है कि उसे ये भी नहीं पता कि वो गॉड्स के सामने है। वो इस वक्त सिर्फ अपने फादर का बदला लेना चाहता है। गोहान इतने गुस्से में होता है कि वो एक ही झटके में गॉड्स पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। गोहान बोलता है कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे डैड ने क्या किया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे डैड को वापस लेकर आओ। गोहान को उनकी तरफ गुस्से में बढ़ता हुआ देख के गॉड्स को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि बेलमोट के चेहरे पर एक स्माइल होती है। बेलमोट बोलता है, देखो इसे, ये भी गॉड्स पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा है। वैसे मुझे सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। लगता है हमारे बीच में एक और गॉड किलर है जो कि आज़ाद घूम रहा है। लगता है वक्त रहते हमें इसे भी ख़त्म करना होगा। क्या बकवास बात है। लिकर, काम पे लग जाओ ताकि ये काम हम जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें। तभी हम देखते हैं कि लिकर एकदम से टेलीपोर्ट करता है और सीधा गोहान के सामने पहुंच जाता है। लिकर बेलमोट को जवाब देता है कि हाँ ज़रूर। गोहान जैसे ही नोटिस करता है कि उसके बराबर में लिकर आ गया है, वो एकदम से रुक जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि लिकर ने उसके चेहरे के पास एक हकाई का अटैक बनाया हुआ है। गोहान के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है। वो बोलता है कि ये इतनी जल्दी मेरे पास कैसे पहुंच गया? मैंने तो इसे हिलते हुए भी नहीं देखा। आखिर ये किस तरीके की एनर्जी है? क्या ये? अचानक से ही वो हकाई का बॉल बड़ा होने लग जाता है और लिकर चिल्लाता है कि घिनौने मॉडल, समय आ गया है कि तुम अपने फादर के किए की सज़ा भुगतो। हकाई! गोहान अपने आप को बचाने के लिए उस पल में कुछ भी नहीं कर पाता। वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। इस पल में गोहान का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और अगले ही पल हम नोटिस करते हैं कि गोहान एग्जिस्टेंस से मिटने लग जाता है और कुछ ही समय के अंदर गोहान का नामो निशान पूरी तरीके से मिट जाता है। पिकलो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो क्या देख रहा है। वो गोहान के लिए चिल्लाता है और बोलता है, गोहान नहीं। पिकलो, जो कि गोहान को एक तरीके से अपने बेटे की तरह मानता था, उसके सामने गोहान को एग्जिस्टेंस से बेरहमी से मिटा दिया गया। क्रेलिन गोहान की मौत को देख के बिल्कुल चौंक जाता है। गोहान क्रेलिन के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है जिसे उसने बचपन से देखा है। उसने देखा है कि गोहान कैसे एक इनोसेंट बच्चे से दुनिया के सबसे महान वॉरियर्स में से एक बना और अब उसके सामने गोहान बिना किसी गुनाह के एग्जिस्टेंस से मिटा दिया गया। वो चिल्लाता है कि गोहान नहीं, रुक जाओ। पर क्रेलिन के ये वर्ड्स कभी भी गोहान तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उससे पहले ही गोहान का नामो निशान मिट चुका है। जैसे ही क्रेलिन चिल्ला रहा होता है, एकदम से वो चौंक जाता है। अचानक से ही उसकी छाती में बहुत ही ज़बरदस्त दर्द होने लग जाता है और तभी वो नोटिस करता है कि उसके साथ क्या हुआ। हम देखते हैं कि एक तीर क्रेलिन की छाती के आर पार चला गया है और ये तीर हकाई की एनर्जी से बना हुआ है। क्रेलिन बोलता है कि ये क्या, और मैंने क्या किया था? और इसके बाद हम देखते हैं कि ये करने वाला कौन था। ये थी यूनिवर्स 2 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि हीलीज़। हीलीज़ के चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलती है कि बहुत बढ़िया, ये तो एक परफेक्ट शॉट था। मैंने तुम सभी को बताया था ना कि ये हकाई के एरोज़ काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। चलो, इसी के साथ मेरा काम ख़त्म हो गया। एटलीस्ट गॉड्स के लिए अब एक कम खतरा है। बाकी सभी लोगों को तुम लोग संभाल सकते हो। हीलीज़ क्रेलिन को देख रही होती है और हम देखते हैं कि क्रेलिन धीरे धीरे करके एग्जिस्टेंस से मिटने लग जाता है और गोहान की ही तरह अगले कुछ ही पलों में उसका नामो निशान मिट जाता है। पिकलो बिल्कुल चौंक जाता है। वो बोलता है, क्रेलिन नहीं। अब पिकलो के सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि वो गॉड से लड़े और मर जाए और दूसरा रास्ता ये कि वो बिना कुछ करे ही मर जाए, जो हाल क्रेलिन और गोहान का हुआ। पिकलो एकदम से गुस्से में आ जाता है और बोलता है, यामचा मेरी बात सुनो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इन लोगों पे अटैक कर रहा हूँगा तो तुम मुझे बैक करो। ये हमारा धरती को बचाने का आखिरी चांस है ताकि हम उन सभी लोगों को बचा सके जिनसे हम प्यार करते हैं। पर तभी पिकलो कुछ नोटिस करता है। वो बोलता है, क्या? पिकलो के सामने कुछ ऐसे हालात हैं जो कि कोई मॉडल अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता। हम देखते हैं कि 4 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे घेरे हुए खड़े हैं और चारों ने उसकी तरफ अपने हाथ किए हुए हैं। ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है कुटेला, सीड्रा, अराक और रूमशी। पिकलो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो कैसी सिचुएशन में फंस गया है। वो बोलता है, नहीं, इन लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा है। मैं तो इन लोगों को देख भी नहीं पाया
क्योंकि इनकी कीज़ भी बिल्कुल अनडिटेक्टेबल हैं। इसके बाद पिक्कोलो यामचा की तरफ देखता है ताकि यामचा उसकी कोई मदद कर सके। वो बोलता है, यामचा अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, अपनी सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल करो। वो देखता है कि वहाँ पर यामचा का नामो निशान भी नहीं है। उसे लगता है कि शायद यामचा मारा गया होगा। पर तभी कुछ दूरी पर हम एक एनर्जी को देखते हैं। हम देखते हैं कि यामचा डर कर वहाँ से भाग रहा होता है। यामचा इतना ज़्यादा डर चुका होता है कि उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। वो बोलता है कि मैं ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ नहीं गया था, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पिक्कोलो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि यामचा ने कुछ ऐसा किया है। यामचा जो कि धरती के सबसे ताकतवर वॉरियर्स में से एक है। इसके बाद हम उन चारों गॉड्स को देखते हैं जो कि पिक्कोलो के चारों तरफ खड़े हुए हैं और वो अपना अटैक करने के लिए तैयार लग रहे होते हैं। और वो चारों के चारों एक साथ बोलते हैं, हकाई। चारों के चारों की डिस्ट्रक्शन की एनर्जी पिक्कोलो की तरफ बढ़ती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि पिक्कोलो का भी नामो निशान मिट जाता है। गोहान और क्रिलिन की तरह ही पिक्कोलो भी गॉड्स का शिकार हो जाता है। इसके बाद हम बेलमोट को देखते हैं। उसने अपने हाथ ऊपर की तरफ कर रखे होते हैं और वो एकदम से हंसने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके हाथों में हकाई का एक बहुत ही बड़ा अटैक होता है जो कि उसने धरती को ख़त्म करने के लिए बनाया है। बेलमोट बोलता है, मेरे साथी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, मैं तुम सभी को मेरा साथ देने के लिए इनवाइट करता हूँ ताकि हम सभी मिलकर उस गॉड किलर के घर को तबाह कर सकें। अगर तुम सभी बीरस का बदला लेना चाहते हो तो मेरा साथ दो। बाकी बचे हुए 10 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक साथ बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथ में एक एक हकाई की एनर्जी बॉल होती है। बेलमोट चिल्लाता है कि ये बीरस के लिए है और इसके बाद सभी गॉड्स एक साथ अपने डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को धरती की तरफ शूट कर देते हैं। ये डिस्ट्रक्शन की बॉल्स इतनी बड़ी होती हैं कि ये स्पेस से भी देखी जा सकती हैं। सभी के सभी डिस्ट्रक्शन की बॉल धरती की तरफ बढ़ने लग जाती हैं और इसका मतलब हम सभी जानते हैं, धीरे धीरे करके धरती इरेज होने लग जाती है। इसके बाद हम एक फीमेल को देखते हैं जिसके हाथ में एक बच्चा होता है। ये होती है विडेल, यानी कि गोहान की वाइफ। उसे पता भी नहीं है कि गोहान के साथ क्या हुआ था, पर बुरी बात यह है कि उसके और उसकी बेटी के साथ भी वही होने वाला है। वो दोनों भी हकाई की एनर्जी से इरेज होने वाली हैं। पेन जो कि एक इनोसेंट छोटी सी बच्ची है, उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, ग्रैंडपा। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि धरती अचानक से फट जाती है और उसका नामो निशान मिट जाता है और इसी के साथ धरती समेत धरती पर रहने वाले हर एक जीव का नामो निशान मिट जाता है। वेजिटो की एक गलती की कीमत पूरी की पूरी धरती को चुकानी पड़ी। बाकी सभी यूनिवर्सेस के बेरहम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने धरती को तबाह करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि उनके हिसाब से वो बीरस का बदला ले रहे हैं और बीरस को इंसाफ दिला रहे हैं। वेजिटो इस पूरे सिनेरियो को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं, क्योंकि आखिरकार उसे समझ आ चुका है कि धरती के साथ क्या हुआ है। अभी तक वो सिर्फ सोच रहा था, पर अब वो जानता है कि धरती को डिस्ट्रॉय करने वाले कोई और नहीं, बाकी सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। वेजिटो बोलता है कि नहीं, वो सभी मॉन्स्टर्स हैं, उन्होंने सच में ऐसा किया है। उन्होंने अनगिनत इनोसेंट लोगों को बेरहमी से मार दिया बिना किसी गलती के। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो लोग मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। और दोस्तों, इसी सैड एंडिंग के साथ हमारी अल्ट्रा वेजिटो की पहली मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को कब तक चाहिए। जल्द ही मैं अपने चैनल पर अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी के मिसिंग पार्ट्स भी डालना शुरू करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो मिसिंग पार्ट्स देखकर भी आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर दोस्तों आपने ये पूरा पार्ट देख लिया है तो नीचे कमेंट में लिखिए #अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।